सो कल 280 तक हुआ था इसमें, है ना? करेक्ट याद है मेरे को कि कुछ गड़बड़ है तो बताना भाई। 280 के बाद सो ये इसमें डिजास्टर मैनेजमेंट का चल रहा है। एक्सीडेंट मैनुअल था ऊपर, अभी डिजास्टर मैनेजमेंट के क्वेश्चन चल रहे हैं, उसी के साथ में इसको भी दिया है। सो क्वेश्चन नंबर 281 से स्टार्ट करेंगे। टर्मिनोलॉजी यूज्ड इन मिड डिपार्टमेंट बुलेटिन रिगार्डिंग साइक्लोन टाइप ऑफ डिस्टर्बेंस एसोसिएटेड विंड स्पीड फॉर सुपर साइक्लोन स्टार्म। सुपर साइक्लोन के लिए ये हवा की स्पीड का क्वेश्चन है, तो डी है आंसर, मोर देन 220 के एम पी एच। तो मेट वाले उसको सुपर साइक्लोनिक स्टार्म बोलते हैं, और उसमें हवा की रफ्तार जो है 220 के एम पी एच से भी तेज रहती है। ओके, देन 282 इंटेंसिटी ऑफ प्रेसिपिटेशन। प्रेसिपिटेशन का मतलब होता है बारिश से मतलब होता है। प्रेसिपिटेशन का मीनिंग क्या होता है? बारिश। ओके, सो यहाँ पे उसका संदर्भ है बारिश। 282 इंटेंसिटी ऑफ प्रेसिपिटेशन डिस्क्रिप्शन ऑफ रेनफॉल अमाउंट इन सेंटीमीटर इज गिवन अप टू 1 सेंटीमीटर एज। तो 1 सेंटीमीटर तक की बारिश को क्या बोलते हैं मेट वाले? ए है आंसर, लाइट रेन। और ये तो जानते ही होंगे, अपने जीएनएसआर में एक दिया है कि जब 24 घंटे में 5 सेंटीमीटर से ज़्यादा बारिश होती है तो उसको ट्रेन मूवमेंट के लिए डेंजरस मानते हैं, खतरनाक मानते हैं। वो तो जीएनएसआर का है तो इम्पॉर्टेंट ज़्यादा है। ये लाइट रेन बोलते हैं 1 सेंटीमीटर तक। और 283 इंटेंसिटी या प्रेसिपिटेशन डिस्क्रिप्शन, 1 से लेके 3 सेंटीमीटर बारिश हो रही है। सो ये 24 घंटे की बात कर रहे हैं। ये सब जो रेंज है ये 24 आवर्स के ही हिसाब से देखते हैं। तो बी आंसर है 283 का, मॉडरेट रेन, यानी सबसे कम लाइट रेन को बोलते हैं, उसके बाद नंबर आता है मॉडरेट रेन। देन 284 इसमें सी है हेवी रेन। हेवी रेन किसको बोलते हैं? 7 सेंटीमीटर से लेके 12 सेंटीमीटर को हेवी रेन बोलते हैं। ओके, देन 285 में एबव वेरी हेवी रेन, यानी हेवी रेन से भी उसको बोलते हैं एबव हेवी रेन। उसका नाम एबव वेरी हेवी रेन, उसका मेजरमेंट है 13 सेंटीमीटर एंड एबव, यानी कि 12 से ऊपर हो रहा है। जब 12 सेंटीमीटर से ज़्यादा बारिश हो रही है तो बहुत ही खतरनाक कंडीशन हो गई वो, एबव वेरी हेवी रेन। ओके, तो 285 हो गया। देन 286 देखेंगे। Minimum penalty given to the guard who failed to detect hot axle or other defective wagon resulting in derailment। अब ये एक्सीडेंट मैनुअल का यहाँ से फिर से आ गया, देखो। Which is within range of visibility in the case of passenger carrying train। तो ये थोड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस हैं। तो उसका बी आंसर है, रिडक्शन टू नेक्स्ट लोअर ग्रेड, यानी हार्ट एक्सिल हार्ट बॉक्स का जो अगर वो तकलीफ हुआ है और गार्ड को नहीं पता लगा है हार्ट एक्सिल हार्ट बॉक्स, रिजल्टिंग इन डेरे, और ट्रेन का डिरेलमेंट हो जाता है। डिरेलमेंट होने तक उनको गार्ड को पता नहीं लगा तो गार्ड को क्या पनिशमेंट दे सकते हैं? एक रैंक नीचे कर देंगे। अभी गार्ड का 2800 ग्रेड पे होता है और प्रमोशन आया तो 4200, तो 4200 से 2800 कर देगा। अब ऑलरेडी 2800 में है तो क्या करेगा? उसको कुछ और पनिशमेंट देता होगा उसको। देन 287 minimum penalty to be given to the guard who failed to detect hot axle or other defective wagon resulting in derailment which is within range of visibility। ब्रैकेट में जो दे रहा है ना, कि मतलब वो देखने लायक था, कि बाहर से गाड़ी को देखो तो दिखाई देता है, वो ब्रैकेट में रहा है। ऐसा नहीं कि कोई एकदम अंदर की चीज़ है जो नॉर्मल नहीं दिख रही तो उसके लिए पनिशमेंट नहीं दिया जाएगा, दूसरे टाइप का देंगे। इसमें वो शर्त वो भी रख रहे हैं ब्रैकेट में कि जिसको आसानी से बाहर से दिखाई देता है।
इन केस ऑफ गुड्स ट्रेन में क्या पनिशमेंट देते हैं? तो डी आंसर है, विथ होल्डिंग ऑफ इंक्रीमेंट फॉर 3 years विथ क्यूमुलेटिव इफेक्ट एंड विथ लॉस ऑफ सीनियरिटी। तो 3 साल सीनियरिटी का लॉस हो जाएगा। और आजकल पनिशमेंट जो एक होता है इंक्रीमेंट कट विथ क्यूमुलेटिव इफेक्ट का मतलब क्या है? वो रेस्टोर नहीं होता, वो 3 साल का इंक्रीमेंट चला ही जाता है। और नॉन क्यूमुलेटिव अगर पनिशमेंट में लिखा है तो उसका मतलब क्या होता है कि आपको 3 साल तक इंक्रीमेंट नहीं मिलेगा, लेकिन चौथे साल में क्या करेगा, तीनों इंक्रीमेंट जोड़ के दे देगा, यानी सिर्फ 3 साल का ही नुकसान होगा। अतर बंद कर दो, बंद कर। तो ये क्यूमुलेटिव और नॉन क्यूमुलेटिव DAR रूल में थोड़ा समझ में आया आप लोगों को, है ना? देन एक और कॉइन ज्वाइन कर रहा है भाई, प्रतीक आया। सो 288 minimum penalty to given to the station staff, cabin staff for failure to detect hot axle or other defect wagon resulting in derailment। यानी वैगन का हॉट एक्सेल, हॉट बॉक्स या कोई और भी खराबी यदि स्टेशन स्टाफ ऑब्जर्व नहीं किया है तो क्या पनिशमेंट देंगे? डिरेलमेंट हुआ है और फेल्योर टू स्टॉप the train on information regarding hot axle being given by the previous station for controlling the case of पैसेंजर ट्रेन। पिछले स्टेशन ने बताया है फिर भी ट्रेन को नहीं रोका है, तो इसका बी आंसर है रिमूवल। पैसेंजर ट्रेन है और डिरेलमेंट हुआ है तो रिमूवल मिलेगा, और उसमें भी ये भी शब्द जोड़ा है कि पीछे स्टेशन ने इन्फॉर्म किया है तब भी लापरवाही किया है तो बड़ा हाईएस्ट पनिशमेंट मिल सकता है। Then 289 minimum penalty given to the station staff for failure to detect hot axle or other defective wagon resulting in derailment or failure to stop the train on information। इसमें भी इंफॉर्मेशन मिला है लेकिन गुड्स ट्रेन का मामला है, तो इसमें गुड्स ट्रेन में क्या पनिशमेंट मिलेगा? तो डी आंसर है 289 डी, रिडक्शन टू द नेक्स्ट लोअर ग्रेड। यानी पैसेंजर ट्रेन में लापरवाही किया तो रिमूवल है, बड़ा पनिशमेंट है, और गुड्स ट्रेन में किया है तो एक रैंक नीचे कर दिया जाएगा। रिडक्शन टू द नेक्स्ट लोअर ग्रेड फॉर 3 years विथ क्यूमुलेटिव इफेक्ट। ओके, ये है आंसर। देन 290 मिनिमम पनिशमेंट to be given to a gate man for the failure of closure of gate due to which there is loss of life। इसका मतलब कि वो रोड यूजर का भी लॉस ऑफ लाइफ हो सकता है, ट्रेन का भी किसी का हो सकता है, तो गेटमैन के लिए खतरा है। इसमें ए है आंसर 290 डिसमिसल। डिसमिसल सबसे ज़्यादा खतरनाक होता है, इसमें पेंशन वगैरह इफेक्ट हो जाता है, वो प्रॉब्लम होती है। मतलब ये है क्राइम, जैसे क्रिमिनल ऑफेंस मानते हैं उसको, डिसमिसल का। रिमूवल उससे बेटर है और कंपलसरी रिटायरमेंट उससे भी बेटर है। सबसे खराब डिसमिसल माना जाता है। तो 290 का आंसर ए है, डेथ हो गई तो डिसमिसल दिया जा सकता है। देन 291 मिनिमम पनिशमेंट टू बी गिवन टू गेटमैन फॉर द फेल्योर ऑफ। इसमें क्या है, रूल में ऐसे बोल के दिया ना मिनिमम पनिशमेंट, इसीलिए जो ऑफिसर देने वाला पनिशमेंट है उसकी मजबूरी है, उसको देना पड़ता है, क्योंकि रूल ऐसा लिख रहा है मिनिमम इतना देना है। मिनिमम पनिशमेंट टू बी गिवन टू गेटमैन फॉर फेल्योर ऑफ क्लोजर ऑफ गेट ड्यू टू व्हिच देयर इज नो लॉस ऑफ लाइफ। अगर लाइफ का किसी का डेथ वगैरह नहीं हुआ है तो बी है आंसर, तब रिमूवल दिया जा सकता है। तो रिमूवल में पेंशन वगैरह मिल जाता है। देन जाएंगे 292 minimum punishment to be given to station master or ASM for failure to ensure closure of LC gate before allowing any movement where rules is provided। तो सी आंसर है
यसम से गलती हुई है, गेट बंद करना भूल गया, तो सी आंसर, रिडक्शन टू ए लोअर ग्रेड और पोस्ट विथ लॉस ऑफ सीनियरिटी। सो वही वो परमानेंट नुकसान हो जाएगा, सी आंसर है। देन 293, मिनिमम पनिशमेंट टू बी गिवन टू ट्रैफिक स्टाफ। ट्रैफिक में यही सब आते हैं, अपना ऑपरेटिंग स्टाफ, स्टेशन मास्टर, अपना गार्ड भी आ जाता है ट्रैफिक में, पॉइंट्समैन, गार्ड भी आएगा ट्रैफिक बोल के। फॉर रॉन्ग सेटिंग और मैनिपुलेशन ऑफ पॉइंट्स which resulted into an accident other than collision or averted collision। मतलब पॉइंट में सेट करने में, कुछ क्लैम्प करने में गड़बड़ किया है और कोलिजन, टक्कर हो गई या एवर्टेड कोलिजन हो गया, तो बड़ा केस मानेंगे, सी है इसका आंसर, रिडक्शन टू ए लोअर ग्रेड और पोस्ट विथ लॉस ऑफ सीनियरिटी। सो ये है नुकसान। देन 294, मिनिमम पनिशमेंट टू बी गिवन टू द ट्रैफिक स्टाफ फॉर इनकरेक्ट और रॉन्ग मार्शलिंग which resulted into an accident other than collision or averted collision। मार्शलिंग में गलती किया है जिसकी वजह से टक्कर या एवर्टेड, निवारित टक्कर नहीं हुई बल्कि दूसरा कोई भी एक्सीडेंट हुआ है, उसमें डिरेलमेंट वगैरह कुछ हो सकते हैं या दो भी हो जाए, तो डी है आंसर, विथ होल्डिंग ऑफ इंक्रीमेंट अप टू 3 years विथ क्यूमुलेटिव इफेक्ट। इसका मतलब परमानेंट 3 साल का वो कभी मिलेगा नहीं हो, क्यूमुलेटिव का ये मतलब। 295, मिनिमम पनिशमेंट टू बी गिवन टू ट्रैफिक स्टाफ फॉर इम्प्रॉपर सिक्योरिंग ऑफ लोड्स विच रिजल्टेड इनटू एन एक्सीडेंट अदर देन कोलिजन। यानी जो हम लोग सिक्योरिंग एंड स्टेबलिंग करते हैं उसमें कुछ गड़बड़ हुआ है, टक्कर या निवारित टक्कर नहीं हुई है, दूसरा कुछ एक्सीडेंट हुआ है, डिरेलमेंट हो गया, कुछ हो गया, तो डी आंसर है, विथ होल्डिंग ऑफ इंक्रीमेंट, वही 3 years वाला है, विथ क्यूमुलेट, विदाउट क्यूमुलेटिव है इसमें। विदाउट क्यूमुलेटिव में क्या होता है, 3 साल तक इंक्रीमेंट नहीं मिलेगा, लेकिन चौथे साल में 3 साल का जोड़ के स्टार्ट करेंगे, तो सिर्फ 3 साल का नुकसान होता है। क्यूमुलेटिव में क्या है, वो कभी नहीं जुड़ेगा, वो 3 साल का इंक्रीमेंट चौथे साल में एक इंक्रीमेंट ही मिलेगा, 4 नहीं मिलेंगे। और नॉन क्यूमुलेटिव में क्या होता है, चौथे साल में 4 इंक्रीमेंट देते हैं, सिर्फ आपका 3 साल का एरियर का नुकसान होता है। देन 296, मिनिमम पनिशमेंट टू बी गिवन फॉर रिसीविंग ट्रेन्स ऑन रॉन्ग लाइन, जिसको बोलते हैं ना ब्रीच ऑफ ब्लॉक रूल, ये टाइप ऑफ एक्सीडेंट है, ब्लॉक नियमों का उल्लंघन, गलत लाइन पे गाड़ी ले लिया, रॉन्ग लाइन, ब्लॉक्ड फॉर इंजीनियरिंग वर्क एक्सेट्रा। रॉन्ग लाइन लेने में एक एग्जाम्पल दिया है कि जिसमें इंजीनियरिंग का काम के लिए आपने ब्लॉक दिया है, ब्लॉक, इंजीनियरिंग ब्लॉक दिया है स्टेशन में, उसी लाइन पे रिसीव कर लिया। या और भी तरह के होते हैं रॉन्ग लाइन में लेने का मतलब, जो पैसेंजर ट्रेन है गुड्स लाइन पे ले लिया, यार्ड में ले लिया, तो उस तरह का बात। तो इसका पनिशमेंट ए है, रिडक्शन टू ए लोअर स्टेज इन द टाइम स्केल। टाइम स्केल का मतलब उसमें ये बोलते हैं इतने साल तक ये लोअर रैंक में रहेंगे, उसके बाद रिस्टोर करते हैं। सो 296 ए है आंसर। देन 297, minimum punishment to be given to loco pilot if during reception he has passed the reception signal including starter signal when train is being received। मतलब रिसेप्शन और स्टार्टर दोनों ऑन में पार किया है लोको पायलट ने, स्पैड हो गया, तो इसमें दिया है ब्रैकेट में डिस्टेंस के बारे में भी, द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बियॉन्ड सिग्नल बट अप टू BOL और SOL। अच्छा, इसमें मतलब एक ही सिग्नल ऑन में पार किया है, होम है तो BOL तक गया है, आगे 180 मीटर के ज़्यादा नहीं गया, और स्टार्टर है तो उसके आगे जो SOL होता है 120 मीटर, वहीं तक ऑन में पार किया है। तो क्या पनिशमेंट देते हैं, तो डी है आंसर, रिडक्शन टू लोअर पोस्ट आर ग्रेड फॉर ए पीरियड ऑफ 2 years विथ पोस्टपोन फ्यूचर इंक्रीमेंट्स ऑफ पे। मतलब ये है कि पोस्टपोन फ्यूचर इंक्रीमेंट ऑफ पे का मतलब कि ये 2 साल का परमानेंट नहीं मिलेगा, आगे नया मिलेगा 2 साल के बाद, ये पुराने वाले का नहीं जोड़ेंगे। 298,
Minimum punishment to be given to loco pilot if during reception he has passed the reception signal including starter signal. वो चाहे होम को या स्टार्टर को ऑन में पार किया, एंड ट्रेन इज बीइंग रिसीव्ड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड कहाँ है, बट अप टू BOL और SOL, एंड इफ देयर आर कंट्रीब्यूटरी फैक्टर्स। इसका मतलब कि लोको पायलट की गलती के साथ साथ कुछ और भी गलतियां हैं, कंट्रीब्यूटरी फैक्टर भी है, तो डी मिलेगा पनिशमेंट, रिडक्शन टू ए लोअर ग्रेड पोस्ट फॉर पीरियड ऑफ 2 years। इसका मतलब वही है, फ्यूचर में उसको वापस मिल जाता होगा, क्योंकि आगे फ्यूचर का नाम नहीं लिखा है, इसके ऊपर वाले में फ्यूचर का लिखा था ना, पोस्टपोन फ्यूचर इंक्रीमेंट ऑफ पे, इसमें पोस्टपोन नहीं है, यानी 2 साल का ही नुकसान होगा यदि और भी कुछ कारण है स्पेड होने में। 299 minimum punishment to be given to loco pilot if during reception he has passed reception signal including starter signal, when train is being received the distance कितना ट्रेवल किया बियॉन्ड सिग्नल बियॉन्ड BOL, यानी स्टार्टर है तो SOL के और आगे निकल गया, होम है तो BOL के और आगे निकल गया, तो इसका आंसर है डी। डी में क्या है, BRC, तो बी है रिमूवल। अब SOL BOL पार किया है तो देखो रिमूवल आ गया पनिशमेंट, रिमूवल फ्रॉम सर्विस, या सी कंपलसरी रिटायरमेंट। रिमूवल में भी कुछ बेनिफिट कट हो जाते हैं और कंपलसरी रिटायरमेंट में बेनिफिट कट नहीं होता है। तो ये दो में एक दे सकते हैं सिचुएशन देख के। और कभी कभी लोको पायलट वगैरह को मैंने देखा है, स्पेड हुआ है तो उसका रिटायरमेंट नज़दीक है, तो बोलते हैं कि ठीक है इधर VRS तुम अप्लाई कर दो तो इधर से कुछ पनिशमेंट नहीं देंगे, तो VRS वॉलंटरी रिटायरमेंट दे दिया तो उसको क्या है पूरा बेनिफिट मिल जाता है, वो भी कुछ सिस्टम होगा इनका। देन 300 minimum punishment to be given to loco pilot if during reception he has passed the reception signal including starter signal when the train is being received the distance, any distance जब जो नापते हैं उसके पीछे पनिशमेंट जुड़ा हुआ है उसमें, द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बियॉन्ड सिग्नल BOL और SOL, यानी BOL SOL क्रॉस करके तब रुका है, एंड इफ देर आर कंट्रीब्यूटरी फैक्टर्स, तो कंट्रीब्यूटरी है तो थोड़ा पनिशमेंट कम हो जाता है, रिडक्शन टू ए लोअर ग्रेड फॉर ए पीरियड ऑफ 2 years। जबकि कंट्रीब्यूटरी नहीं था तो रिमूवल और रिटायरमेंट कंपलसरी रिटायरमेंट मिला था। कंट्रीब्यूटरी फैक्टर्स है कि कुछ दूसरे की भी गलती शामिल है, लोको पायलट की भी गलती है, तो खाली 2 साल का इंक्रीमेंट या लोअर ग्रेड में 2 साल के लिए डाल रहे हैं। ओके, तो कि बहुत डिफरेंस हो जाता है। देन 301, ये 300 तक ही है। ओके, इसके बाद क्या है देख लें। MCQ बेस्ड ऑन इंडियन रेलवे जनरल एंड फाइनेंस। जनरल बोले तो क्या है, जनरल नॉलेज का है क्या, नेम ऑफ द मेंबर ऑपरेशंस, ये तो चेंज होता रहता है ना। क्यों भाई, देखना है इसमें, इसमें जो नाम वाले हैं वो तो काम नहीं करेंगे, नाम बदल जाते हैं, उसको तो लेटेस्ट देखना पड़ता है। RDSO इज लोकेटेड, RDSO का लोकेशन मालूम है सबको कि नहीं मालूम? सर लखनऊ। इसमें लखनऊ सर। हाँ लखनऊ में है, इसका आंसर तो दिया है बी है लखनऊ। देन थर्ड है द चीफ कमिश्नर ऑफ रेलवे सेफ्टी ऑफिस, CRS ऑफिस वो भी का लखनऊ है। लोकेशन क्या है? वो भी लखनऊ है, हैं? लखनऊ है सर। वो चीफ कमिश्नर का है। जो अपना CRS है ना, साउथ सेंट्रल CRS, तो इधर ही होगा सिकंदराबाद। ये सिकंदराबाद। चीफ चीफ CRS बोले तो ऑल ओवर इंडिया का देखते हैं, वो लखनऊ रहेगा उसका, इसीलिए यहाँ पे क्वेश्चन है चीफ कमिश्नर ऑफ रेलवे सेफ्टी। देन नंबर 4, नंबर ऑफ लोको मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स ऑन इंडियन रेलवे। कुछ तो इसमें हैं जो चेंज नहीं होते, तो फिक्स वाले हैं। तो लोको मैन्युफैक्चरिंग यूनिट कितना है इंडियन रेलवे में? 3 है। सर कहाँ 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 है कौन याद सा है? है? एक वाराणसी है ना, एक चितरंजन है सर। चितरंजन, यस वही बनारस वाला लोग, ना, ये तो डीजल लोको सेट है। डीजल डीजल लोक, लोको सेट। हाँ वहाँ ये डीजल लोको बनता है। और कहाँ है? और एक चितरंजन में है सर। एक चितरंजन, मधेपुरा। हाँ, तो चितरंजन वाला कहाँ, बनारस वाला ही चितरंजन बोलते हैं ना, कि अलग है? वही है। नहीं नहीं, चितरंजन आपका वेस्ट बंगाल हो गया सर।
अच्छा, ओके, चितरंजन वेस्ट बंगाल है, राइट। और एक इलेक्ट्रिक लोको, इलेक्ट्रिक लोको, एक वाराणसी वाला हो गया। हम्म। डीजल लोको, और डीजल लोको। एक और मधेपुरा है सर। मधेपुरा कहाँ पर है ये? बिहार में 12 बी जो आ रहा है इंजन वहीं का है ना सर। अच्छा, वो कौन सा, डीजल है कि इलेक्ट्रिक? वो इलेक्ट्रिक है सर, मल्टी 12 भी आ रहा है नया अच्छा। वाला लोको जो। अच्छा, WAG-12 वाला। ओके। सो वो जो इलेक्ट्रिक वाला मधेपुरा है, एक इलेक्ट्रिक है चितरंजन, और डीजल बनारस। हाँ, बोलिए, कौन और बोल रहा है? जिसको नॉलेज है, जनरल नॉलेज बताओ। ओके, 5। नंबर ऑफ कोच मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स ऑन इंडियन रेलवे, ये भी 3 है। तो एक नाम मेरे को कपूरथला याद है। यस एक सर, एक कपूरथला। रायबरेली है मॉडर्न। हाँ, एक रायबरेली 2, करेक्ट, नया बना है जो। मॉडर्न है। हाँ, मॉडर्न में है। आईएसएफ है आपका पेरामपुर चेन्नई। चेन्नई पेराम्बूर, तो 3 हो गया ना। कपूरथला, रायबरेली, और ये चेन्नई, चेन्नई वाले पेराम्बूर बोलते। ओके। द नंबर 6, द डिस्टेंस बिटवीन द टू ट्रैक्स ऑन ब्रॉड गेज। ब्रॉड गेज में दोनों ट्रैक के बीच का दूरी कितना होता है? 1676 है ना, 76 गिनती याद रखना है इसमें। 76 1.676, ये तो आरआरबी में भी पूछता है। 1.676 मिलीमीटर, यानी 1 मीटर छः सौ यस छिहत्तर सर। सेंटीमीटर नंबर 7, फर्स्ट ट्रेन रैन ऑन इंडियन रेलवेज वाज ऑन डैश। डेट बताओ, फर्स्ट ट्रेन जो रन की थी, तो डी है आंसर, 16 अप्रैल 1853। कहाँ से? थाने से ना, थाने से बॉम्बे, ऐसा ही है। तो मुंबई से थाने के बीच। मुंबई से थाने, करेक्ट। नंबर 8, नंबर ऑफ ट्रेन पोरबंदर, विच, पोरबंदर के क्या है पोरबंदर। कहीं आएगा नाम, देखो इसमें, द नंबर ऑफ ट्रेन विच कैन बी रन ऑन ए सेक्शन इन 24 आवर्स इज टर्म एड। इसको क्या बोलते हैं? सेक्शन कैपेसिटी। जिस सेक्शन में 24 घंटे में ज़्यादा से ज़्यादा कितनी ट्रेन चला सकते हैं, तो उसी को बोलते हैं सेक्शन कैपेसिटी, वर्ड बोलते हैं, ठीक है ना, सी आंसर। द नंबर 9, थोड़ा एडवांस ऑपरेशन का भी जनरल नॉलेज है इसमें। नंबर 8, द नंबर ऑफ ट्रेन विच कैन बी रन ऑन सेक्शन 24 आवर्स, ये तो हो गया। नंबर 9, थ्रूपुट of a section is given as the volume of traffic carried over a section in dash, तो ये भी 24 आवर्स। एक थ्रूपुट होता है, थ्रूपुट का मतलब होता है लोड, कि पैसेंजर्स, अगर वो पैसेंजर बैठे हुए पैसेंजर ट्रेन में ऑक्यूपाइड है वो ट्रेन, और थ्रूपुट का मतलब लोडेड ट्रेन कितना जा रहा है 24 घंटे में, उसका फार्मूला भी एक होता है। द नंबर 10, इन स्कॉट्स फार्मूला 1440 इंटू ई, ब्रैकेट में कैपिटल टी प्लस स्मॉल टी फॉर कैलकुलेशन ऑफ सेक्शन कैपेसिटी, तो टी का मीनिंग क्या है, कैपिटल टी का मीनिंग क्या है वो बताना है। तो यहाँ पे है रनिंग टाइम ऑफ ए स्लोवेस्ट ट्रेन ओवर क्रिटिकल ब्लॉक सेक्शन। क्रिटिकल, यहाँ मैं मीनिंग बता देता हूँ। क्रिटिकल ब्लॉक सेक्शन उसको बोलते हैं जिसमें ग्रेडियंट वगैरह रहता है, तो ट्रेन स्लो चलेगी, लोडेड ट्रेन। तो वो है टाइम कि अगर कोई क्रिटिकल सेक्शन है जहाँ पे ग्रेडियंट का प्रॉब्लम है और लोडेड ट्रेन स्लो चलती है, तो वो कितना टाइम लेती है उस सेक्शन में, तो उसको कैपिटल टी बोलते हैं। फार्मूला में वो वैल्यू रखते हैं, उससे सेक्शन कैपेसिटी निकालते हैं कि 24 घंटे में आप कितनी ट्रेन चला सकते हैं। देन 11, इन स्कॉट्स फार्मूला फॉर कैलकुलेशन ऑफ सेक्शन कैपेसिटी, स्मॉल टी का मीनिंग क्या है? स्मॉल टी का मीनिंग है ब्लॉक ऑपरेशन टाइम। जो स्टेशन मास्टर जैसे लाइन क्लियर देना है ना, तो ब्लॉक इंस्ट्रूमेंट में हम घुमाते हैं ना, TCF, TCF में घुमाएंगे, और वो स्टेशन मास्टर का TGT में जाएगा। तो इसीलिए जो पुराने ब्लॉक इंस्ट्रूमेंट थे ये टोकन वगैरह के लिए, तो उसमें स्मॉल टी बहुत ज़्यादा टाइम लगता था उसको ऑपरेट करने में। फिर ये डायोडो वगैरह जो रहता है ना, इलेक्ट्रीफाइड सेक्शन में सिंगल लाइन में डायोडो हैंडल टाइप ब्लॉक इंस्ट्रूमेंट यूज करते थे, उसमें भी बहुत टाइम लगता था, वो कभी कभी जाता नहीं, दोनों तरफ कोऑपरेशन करना पड़ता है। बल्कि पड़नूर ब्लॉक इंस्ट्रूमेंट अच्छा है लाइन क्लियर लेने देने के लिए, इजी है वो। SG भी अच्छा है,
अब नया आ गया जो UFSBI, तो ये सबसे फास्ट इसमें काम होता है। तो इससे क्या होता है, कम टाइम लगेगा तो सेक्शन कैपेसिटी बढ़ जाती है, उससे उतना टाइम का सेविंग हो जाता है। और दूसरा जो एक रहता है ना, मैं तो कुप्पकल स्टेशन में भी ड्यूटी किया हूँ। तो हमारे बगल में कोसगी स्टेशन है जो EGU के जस्ट पहले, आज तो सुबोध नहीं है, रात में 12 बजे एक उद्यान एक्सप्रेस आती थी, बेंगलोर से बॉम्बे जाती थी कुप्पकल होके। मैं उसको होम सिग्नल डाला हूँ, अब लाइन क्लियर कोसगी से मांग रहा हूँ, उसको रन थ्रू जाना है। कोसगी मास्टर ऐसा सोता रहता था रात में 12 बजे, जो लाइन क्लियर ही प्राइवेट नंबर ही नहीं देता था। और ये डबल लाइन ब्लॉक इंस्ट्रूमेंट है तो उधर से ही लाइन क्लियर देना है, हम नहीं ले सकते, पड़नूर में तो ले भी सकते हैं। और वो PN नहीं देगा, बाद में फिर क्या होगा, मजबूर होके, अब वो लोको पायलट तो सुना होगा, चिल्लाते रहते ना, होम डेंजर सर, होम ये मतलब कि होम कासन है। मैं होम सिग्नल डाल भी दिया तो होम कासन ही आएगा, क्योंकि स्टार्टर, एडवांस स्टार्टर डेंजर है। होम कासन चिल्ला रहे वो लोग। तो वाकी टाकी में हम लोग बताते थे कि कोस्की मास्टर रिस्पांस नहीं कर रहा है भाई। तो कंट्रोलर को हम लोग बताते थे कि साहब हम इतना बार ट्राई कर चुके, फ़ोन ब्लैक इंस्ट्रूमेंट्स है, वो रिस्पांस नहीं कर रहा है। वो जब कंट्रोल फ़ोन का रिंग मारता था, 2 4 5 रिंग मारने के बाद उठता था, तो उठने के बाद स्टेशन मास्टर क्या बोलता था, सर मेरे को कोई बिल नहीं आया सर, कोई फ़ोन नहीं आया सर। उन्हें छुप के ऐसे ही बोल रहा है। अरे कंट्रोलर बोला, मैं 5 रिंग तो मैं दे चुका हूँ तब तुम उठे हो, ऐसे कैसे बोल रहे हो। तो ये हालत है, कुछ स्टेशन मास्टर ऐसा ड्यूटी करते हैं भाई। चलो एनीवे, देखो, सो ब्लॉक ऑपरेशन टाइम अगर कम हो गया तो सेक्शन कैपेसिटी बढ़ेगी, ज़्यादा ट्रेन चल सकती है। देन क्वेश्चन नंबर 12, इन स्कॉट्स फार्मूला फॉर कैलकुलेशन ऑफ सेक्शन कैपेसिटी, ई का मीनिंग क्या है। तो ई का मीनिंग क्या है, डी में दिया इफ़िशियंसी फैक्टर। इफ़िशियंसी फैक्टर क्या है, हर आदमी का अलग अलग है। एक आदमी बहुत फटाफट ब्लॉक इंस्ट्रूमेंट ऑपरेट करेगा, PN देगा, एकदम अलर्ट है। और एक जैसा हमको पड़ोसी मिला था कि 10 मिनट ट्रेन ऐसे ही लेट करा दिया, वो लाइन क्लियर देने में, तो उसकी एफिशिएंसी एकदम ख़राब है, वो भी इम्पॉर्टेंट है, ई फैक्टर। ओके। 13, द वैल्यू ऑफ एफिशिएंसी फैक्टर इन स्कॉट फार्मूला फॉर कैलकुलेशन ऑफ सेक्शन कैपेसिटी इज टेकन एज। तो फिर भी फार्मूला में उन्होंने एक फिक्स गिनती दे दिया था। क्या है आंसर, सी, 7/10। यानी कहने का मतलब 10/10 हो तो इफिशियंसी क्या है, 100%। लेकिन उन्होंने फिक्स किया था फार्मूला में कि 10 में 10 आदमी तो अच्छे नहीं होते, तो उन्होंने लिया था कि 10 में 7 आदमी अच्छा काम करते, तो 7/10 दिया था ई की वैल्यू। देन 14, ए सेक्शन विल बी कंसिडर्ड सेचुरेटेड। सेचुरेटेड का मतलब कि भाई उससे ज़्यादा ट्रेन नहीं चला सकते। व्हेन लाइन कैपेसिटी या सेक्शन कैपेसिटी एक्सीड्स, तो बी आंसर है 90%। कहने को मतलब मैक्सिमम आप किसी सेक्शन में समझो 10 ट्रेन चला सकते हैं मान लो, या 100 ट्रेन चला सकते हैं। तो 90 ट्रेन जब चला रहे हैं तो क्या होता है, फिर वो क्लियरेंस नहीं मिलता ना, एक ट्रेन ब्लॉक सेक्शन क्लियर नहीं करेगी, दूसरी रुक जाएगी। तो सेक्शन कैपेसिटी जब 90% पूरा हो जाती है तो सेचुरेशन आ जाता है। तो क्या ज़रूरत पड़ती है, सिंगल लाइन है तो डबल लाइन होना चाहिए, डबल लाइन है तो थर्ड लाइन डालो, 3 लाइन है तब भी 90% फुल हो गया कैपेसिटी, तो फोर्थ लाइन डालो, ऑटोमेटिक सिग्नल लगाओ। तो इस तरह से सेक्शन कैपेसिटी बढ़ाने के ये तरीके हैं। देन मेजर कमोडिटी 15 जो है, तो 90% अगर आए तो जनरल लाइन्स को याद रखना। देन 15 क्वेश्चन नंबर, मेजर कमोडिटी ट्रांसपोर्टेड ऑन इंडियन रेलवे इज, यानी सबसे ज़्यादा कौन सा माल ढोते हैं रेलवे में। सी आंसर है कोल, सबसे ज़्यादा कोल इधर से उधर जाता है। जितने थर्मल पावर स्टेशन हैं हर जगह कोल चाहिए, सीमेंट फैक्ट्री में भी कोल लगता है। ओके। देन 16, अपार्ट फ्रॉम कोल, सेकंड सेकंड नंबर पे कौन सा कमोडिटी है, तो डी है आंसर, आयरन ओर। आयरन ओर भी बहुत लोडिंग अनलोडिंग, लोडिंग मेन होता है, लोडिंग और फिर ट्रांसपोर्ट करते हैं। देन 17,
कंट्रोल चार्ट इज प्रिपेयर्ड नॉर्मली फॉर डैश आवर्स। सो कंट्रोल ऑफिस का चार्ट ये भी जनरल 8-8 घंटे का होता था। तो पेपर में 8-8 घंटे होता था, अभी जो कंप्यूटर में प्रिंट आउट लेते हैं वो भी 8-8 घंटे का लेते हैं, यानी 24 घंटे में 3 चार्ट बदलते थे, वही कंप्यूटर में भी वही फॉलो करते हैं। देन क्वेश्चन नंबर 18, मास्टर चार्ट इज प्रिपेयर्ड फॉर डैश। सो डी है आंसर 24 आवर्स। एक मास्टर, अब आजकल मास्टर चार्ट कंप्यूटर में ही रहता है, पहले कंट्रोलर के सामने वो बोर्ड में बना के रखते थे कि 24 घंटे में 8-8 घंटे के 3 चार्ट रहते थे मोटे मोटे, कि इस समय एक्सप्रेस गाड़ी कौन सी आने वाली है, इस समय किसका टाइम है, तो उसको बोलते मास्टर चार्ट। कभी किसी ने देखा हो आप लोग तो। देन 19, path of mail express trains are identified on control chart by color dash। सो जो मेल एक्सप्रेस गाड़ियों का रेड कलर यूज करते हैं, तो पुराने टाइम में जब पेपर चार्ट में हम लोग काम करते थे तो रेड पेन से बनाते थे, अब कंप्यूटर में क्या है वो रेड कलर दिखता है, ऑटोमेटिक चार्ट बनता है जो। देन 20 नंबर, पाथ ऑफ गुड्स ट्रेन आर आइडेंटिफाइड। गुड्स ट्रेन को कैसा दिखाते हैं, ए ग्रीन। तो जब पेपर चार्ट था तो ग्रीन पेन, अब ऑटोमेटिक ग्रीन कलर आता है। देन 21, राजधानी दुरंतों का कैसे पहचानते हैं, पिंक कलर यूज करते हैं, पिंक कलर आता है। देन 22, पैसेंजर ट्रेन्स का कौन सा कलर यूज करते हैं, तो सी आंसर है ब्लू इंक। तो ऐसे कलर कोड लगा रखा है, पैसेंजर का ब्लू है, राजधानी शताब्दी दुरंतों का पिंक कलर है, और गुड्स ट्रेन का ग्रीन है, मेल एक्सप्रेस का रेड है, ऐसा पहचानने में आसानी रहती है। देन 23, लाइट इंजन को क्या दिखाते हैं, ब्लैक कलर, ब्लैक कलर यूज होता है अभी भी। देन 24, blocking of running line on control chart is indicated by drawing a continuous dash either below or above the line as per its direction from the time it is blocked till it is cleared। तो इसका सी आंसर है हॉरिजेंटल रेड लाइन। चार्ट में जितना देर तक काम कर रहे हैं तो उसको हॉरिजेंटल लाइन खींच के ऊपर नीचे बताते हैं। देन 25, लाइन ब्लॉक ऑन कंट्रोल चार्ट इन द फॉर्म ऑफ डैश। तो डी आंसर है रेक्टेंगुलर, यानी वहाँ पे आयताकार बन जाएगा। ऐसे एक लाइन सीधी है, उसके ऊपर एक लाइन सीधी नीचे खींचा, नीचे एक लाइन खींचा, वो जैसे 2 घंटा है तो 2 घंटे लंबी रहेगी लाइन, तो क्या हो जाएगा, रेक्टेंगुलर शेप का बन जाता है। देन 26, टेम्परेरी स्पीड रिस्ट्रिक्शंस आर इंडिकेटेड इन द कंट्रोल चार्ट। ये जो कासन आर्डर्स है तो उसको कैसे दिखाते हैं, तो बी आंसर है रेड ट्रायंगल, वहाँ ट्रायंगल दिखाते हैं। ऊपर की ओर जाने के लिए ट्रेन के लिए अपलाइन में है तो ट्रायंगल का मुंह ऊपर रहेगा, और नीचे की ओर है तो ट्रायंगल का मुंह नीचे की ओर रहेगा। देन 27, स्टॉक, लोको, क्रू एंड पाथ आर टू बी केप्ट इन माइंड वाइल द ट्रेन इज सी ऑर्डर्ड। ट्रेन ऑर्डरिंग जब करते हैं गुड्स ट्रेन का तो सब देखना है कि भाई रूट मिलेगा कि नहीं, ट्रेन तो रेडी हो जाएगी, क्रू ज्वाइन हो जाएगा, सो सब चीज़ का ध्यान रखना है कि हाँ स्टॉक रेडी है, लोको रेडी है, क्रू रेडी है, पाथ भी होना चाहिए तब ऑर्डर करो। देन 28, द ऑर्डरिंग ऑफ गुड्स ट्रेन डिपेंड्स ऑन द अवेलेबिलिटी ऑफ डैश। तो डी आंसर है ऑल द एबव। पावर मतलब इंजन, पाथ का मतलब कि सेक्शन में जाने के लिए लाइन मिलेगी कि नहीं मिलेगी, क्रू एंड स्टॉक, सो लोको पायलट, एलपी, गार्ड सब अवेलेबल हैं कि नहीं, स्टॉक का मतलब लोड अवेलेबल है कि नहीं है। देन 30, वैगन सेंसस। जैसे गेट का सेंसस देखे थे हम लोग, ऐसे ही वैगन सेंसस करने का नियम है, वंस इन ए ईयर, साल में एक बार करने का नियम है। अब जब से कंप्यूटराइजेशन आ गया, फॉयस आ गया, तो मेरे ख्याल से ये लोग क्या करते हैं, सब उसी कंप्यूटर से ही कर लेते हैं, नहीं तो पहले बहुत इंस्पेक्टर्स लगते थे सब वैगन सेंसस करने में, गिनते थे कितने बॉक्सन है, कितने वीसीएन है, सब पता करते थे। देन 31, एनआर सेल, इसका मतलब था नॉट रिसीव्ड। जैसे जो कोई गुड्स ट्रेन किसी ने बुक किया है
तो वो नहीं मिला है, तो एनआर सेल एक होता है कि अपना रेलवे के अंदर, तो वहाँ पे कंप्लेंट करेंगे तो उनका काम यही है, उसको क्या बोलते हैं, उसको फॉलो करेगा, ढूंढेगा, उसका कुछ तो एक नाम है जो है, उसको एक पता करेगा वो कि वैगन का। अब आजकल क्या है, फॉयस आने के बाद आसान हो गया ढूंढना उसको, अब मिस नहीं होता, पहले तो कभी कभी मिस हो जाता था वैगन। चेजर्स बोलते हैं, चेजर्स, अब चेजर्स का उतना ज़रूरत नहीं रह गया। Then 32, at zonal level the management of passenger traffic is looked. Zonal में कौन देखता है? CPTM, Chief Passenger Traffic Manager. Then 33, टाइम टेबल्स आर इशूड एवरी ईयर रहेगा, है ना, हर साल टाइम टेबल दिया जाता है, 33 का बी। देन 34, loco outage means the average number of locos available to traffic use in 24 hours. 24 घंटे में कितना लोको ट्रैफिक के लिए अवेलेबल है उसको बोलते हैं लोको आउटेज। 35, द मार्कर विथ विच नॉन पुल्ड वैगन्स आर आइडेंटिफाइड। ए है आंसर, जो नॉन पुल्ड वैगन है उसको एनपी मार्क उसके ऊपर पेंट करके लिखते हैं। देन 36, वैगन किलोमीटर पर वैगन डे इंडिकेट्स, वैगन किलोमीटर पर वैगन डे, इसका मतलब कि हमारे पास जो डिवीज़न में वैगन्स है तो कितना किलोमीटर चल रहे हैं, तो जो स्पीड होती है गुड्स ट्रेन की उसका भी पता लगता है, उससे वैगन मोबिलिटी का पता लगता है। वैगन किलोमीटर पर वैगन डे वैगन मोबिलिटी बताता है। 37, engineering allowances is calculated at the rate of 6 minutes पर एवरी डैश, तो डी है आंसर 100 किलोमीटर। 100 किलोमीटर के लिए 6 मिनट अपने वर्किंग टाइम टेबल में इंजीनियरिंग अलाउंसेस दिया जाता है एक्सप्रेस ट्रेन को। तो यहाँ पे तो फ्लैट रूल बता रहे हैं कि 100 किलोमीटर के लिए 6 मिनट है, पर होता क्या है, जो राजधानी शताब्दी दुरंतो ट्रेन है उसके लिए बहुत कम टाइम देते हैं, इसलिए वो जब खड़ी होती है तो इंजीनियरिंग वाले फिर भाग दौड़ बहुत ज़्यादा करते हैं, या किसी भी डिपार्टमेंट का वो बहुत तेज़ी से एक्शन लेंगे, क्यों, उसी को लूज टाइम बोलते हैं, उसको इंजीनियरिंग अलाउंसेज बहुत कम रहेगा, बाकी एक्सप्रेस ट्रेनों को थोड़ा ज़्यादा रहता है, तो इधर से उधर टाइम भी ट्रांसफ़र करते हैं। देन 38, पुअर इंजन यूटिलाइजेशन, यानी इंजन तो अवेलेबल है लेकिन यूज नहीं हो रहा है, इसका मतलब उससे क्या हो जाएगा, सी, ए एंड बी बोथ, रिडक्शन, रिड्यूस्ड पावर अवेलेबिलिटी, बी क्या होगा, ब्लॉकिंग ऑफ स्टार्टिंग एंड रिसेप्शन लाइंस। तो क्या होगा इससे कि जब इंजन आपका ट्रेन में लगा है लेकिन चल नहीं रहा है तो शॉर्टेज भी हो जाएगी लोगों की, और दूसरी बात क्या होगी, जो लाइनें हैं वो लाइन पे ट्रेन से ब्लॉक्ड रहेगी, फ्री नहीं रहेंगी लाइनें, कंजेशन हो जाता है, तो सी आंसर है। देन 39, रेशियो ऑफ टोटल ट्रेन किलोमीटर टू ट्रेन इंजन आवर गिव्स द एवरेज स्पीड, कि ट्रेन ने कितना किलोमीटर किया उसको डिवाइडेड बाई इंजन आवर, इंजन ने कितने घंटा, इंजन को कितने घंटे चलाया आपने, मान लीजिए 200 किलोमीटर गाड़ी चली, और इंजन आवर का मतलब इंजन रन किया है 200 किलोमीटर चलने के लिए 4 घंटा, तो इसका मतलब एवरेज स्पीड कितनी हो गई, 50। तो ये गुड्स ट्रेन की स्पीड बहुत कम आती है, ऐसा 25-30 आ जाए तो बहुत अच्छा रहता है वो, क्योंकि गुड्स ट्रेन रुकती ज़्यादा है चलती कम है, तो उसकी एवरेज स्पीड गुड्स ट्रेन की बहुत कम रहती है। पता लगा 100 किलोमीटर जाने के लिए 4 घंटा लगा है, तो 25 हो जाती है एवरेज स्पीड उसकी, और रात में खड़ी है एक्सप्रेस ट्रेन के लिए तो और स्पीड कम हो जाएगी एवरेज स्पीड। सो 40, इफ वर्किंग एक्सपेंस ऑफ रेलवे आर इंक्रीजिंग, द ऑपरेटिंग रेशियो परफॉर्मेंस विल बिकम पुअर, खराब हो जाएगा, इसका मतलब क्या होता है, आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया वाली बात हो जाती है, इसी को बोलते हैं वर्किंग एक्सपेंस, का मतलब है रेलवे गाड़ियों को चलाने में जितना खर्च कर रही है, मान लो 100 रुपया कमाने के लिए 90 रुपये 95 रुपये खर्च कर रहे, तब भी कम से कम 100 रुपये में 5 रुपया बच रहा है, 100 रुपया कमाया 90 रुपया खर्च किया तब भी 10 रुपया बचा है 100 में,
लेकिन कभी कभी ऐसा हो रहा है कि 100 रुपया कमाने के लिए 110 रुपया खर्च करना पड़ रहा है, तो निगेटिव में चला जाता है। ये पैसेंजर ट्रेन का जितना ऑपरेशन है सब घाटे में चलता है रेलवे का, गुड्स ट्रेन से फायदा होता है। देन 41, इफ ग्रास रेवेन्यू रिसीप्ट ऑफ रेलवे आर इंक्रीजिंग द ऑपरेटिंग रेशियो परफॉर्मेंस विल इम्प्रूव। तो बी है आंसर हाई। तो अगर हमको ग्रास रेवेन्यू रिसिप्ट ज़्यादा पैसा आ रहा है, मिल रहा है, तो इससे क्या होगा, ऑपरेटिंग रेशियो परफॉर्मेंस हाई रहेगा, अच्छा रहेगा। देन 42, कमिश्नर ऑफ रेलवे सेफ्टी ऑर्गेनाइजेशन फंक्शंस अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ डैश। तो इसका आंसर तो आप लोगों ने उस दिन बताया था, सी है सिविल एविएशन। सीआरएस जो है वो सिविल एविएशन मंत्रालय से आते हैं, हिंदी में बोलते हैं नागरिक उड्डयन मंत्रालय। 43, the representation that are taken into account in the divisional timetable meeting held with branch officers presided by senior DOM are। जो डिवीजन लेवल का वर्किंग टाइम टेबल की कमेटी है, सो डिविजनल लेवल की टाइम टेबलिंग कमेटी है, उसमें क्या कौन कौन रहता है पूछ रहे हैं रिप्रेजेंटेटिव, उनसे भी बातचीत होती है। सी आंसर है बोथ ए एंड बी। एक है DRUCC मेंबर्स, डिविजनल रेल यूजर्स कंसल्टेटिव कमेटी मेंबर्स, ड्रुक बोलते हैं जो, और जोनल में JRUCC रहता है, जोनल रेल यूजर्स, यानी वो रेल यूजर्स हैं, उनका भी एक कमेटी गठित रहती है। और बी है MP MLA, उस डिवीजन के एरिया में जो MLA MP हैं वो भी रेल यूजर्स में आते हैं। तो जो टाइम टेबलिंग मीटिंग के लिए उनको डेट टाइम देते हैं, वो लोग आके सीनियर DOM की अध्यक्षता में बातचीत करते हैं, अपना प्रॉब्लम वो लोग प्रोजेक्ट करते होंगे, हमको सो एंड सो स्टॉपेज चाहिए या एक नया गाड़ी चाहिए, जो भी डिमांड करना है। तो पहले डिवीजन लेवल पे डिमांड आएगी, फिर यहाँ से जोन में जाएगी, फिर जोन से रेलवे बोर्ड में जाएगी, इस तरह से आगे बढ़ता है। देन 44, in the month of October, minute of divisional timetable meeting sent to। so अक्टूबर में ये जो डिवीजन का पूरा मीटिंग वूटिंग कर लिया इन्होंने, तो किसको भेज देंगे, CPTM को, ये जोन में CPTM जो ऑफिसर है। देन 45, एवरी ईयर प्रेसाइडेड ओवर बाय द एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर कोचिंग, यानी रेलवे बोर्ड में कौन रहता है, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर कोचिंग रहता है। इंटर रेलवे टाइम टेबल कोऑर्डिनेशन मीटिंग हेल्ड जनरली इन द मंथ ऑफ डैश। ए है आंसर जनवरी टू फरवरी। अब ये सब चीज चेंज, अगर ये लोग जो इस साल WTT इन्होंने जनवरी में दिया, तो अभी तक बाकी ये जो मीटिंग वूटिंग का है इसको इन्होंने चेंज नहीं किया है, तो ये भी चेंज होने का कुछ तो JPO या लेटर आना चाहिए। अभी तक तो कुछ लेटर नहीं आया है, तो पुराना ही है कि जो रेलवे बोर्ड लेवल पे इंटर रेलवे यानी सभी जोन के जो रिप्रेजेंटेटिव हैं वो लोग कब मिलते हैं, जनवरी फरवरी में मिलते हैं। ओके। देन 46, इंटर रेलवे टाइम टेबल कोऑर्डिनेशन मीटिंग हेल्ड जनरली इन द मंथ ऑफ जनवरी फरवरी एवरी ईयर, प्रिसाइडेड ओवर बाय द डैश। बी है प्रिंसिपल एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर कोचिंग। तो रेलवे बोर्ड में जो मतलब बड़ा जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है मुख्य वाला कोचिंग का, वो उसका प्रेसिडेंट रहता है। देन 47, POH जो पीरियाडिक ओवरहालिंग होती है, इंटरवल ऑफ पैसेंजर कोचेज रन ऑन मेल एक्सप्रेस ट्रेन इज डैश। तो सी आंसर है 18 मंथ। जो पैसेंजर कोचेज है उसका POH 18 महीने पे होना चाहिए, 18 महीने ड्यू डेट रहता है पैसेंजर ट्रेन का। देन 48, परसेंटेज ऑफ स्पेयर कोचेज फॉर ट्रैफिक रिक्वायरमेंट दैट मस्ट बी केप्ट एट डिपो फॉर नॉन AC कोचेज। जितने स्लीपर कोचेज है, जनरल कोचेज है, तो जैसे हमारे डिवीजन पे जो जिम्मेदारी दिया है कि इतनी ट्रेन इस डिवीजन का मेंटेनेंस का जिम्मेदारी है, तो उस डिवीजन में उतना स्पेयर कोच रखना पड़ेगा। तो नॉन AC के लिए रूल है, बी है आंसर 4%, 4 यानी 100 कोच आपके डिवीजन से रन कर रहे हैं ट्रेन में, तो 5 स्पेयर रखने चाहिए किसी भी इमरजेंसी के लिए। 5 नहीं 4% है, 100 में 4
4 स्पेयर रखना है नॉन एसी के लिए। देन 49 percentage of spare coaches for mechanical requirement that must be kept at the depots for AC coaches। रो भी देखो 48 क्वेश्चन में ट्रैफिक रिक्वायरमेंट के लिए पूछा है कि जैसे कोई नया ट्रेन चलाना हुआ, इमरजेंसी ट्रेन चलाना हुआ, डुप्लीकेट ट्रेन चलाना हुआ, उसके लिए। और मैकेनिकल रिक्वायरमेंट का मतलब क्या है, फेल्योर वगैरह के लिए। तो एसी कोचेज का दिया है डी आंसर 6%, यानी 100 पे 6 स्पेयर कोच रखना है एसी कोचेज में, कुछ मैकेनिकल खराबी आने के लिए। ओके, तो अलग अलग मीनिंग है इसका। देन 50 परसेंटेज ऑफ स्पेयर कोचेज फॉर ट्रैफिक रिक्वायरमेंट का होता है कि हमको ये नया ट्रेन चलाना है या एडिशनल कोच जोड़ना है किसी ट्रेन में, तो उसको बोलते हैं ट्रैफिक रिक्वायरमेंट। मैकेनिकल का मतलब खराबी के कारण। तो ट्रैफिक रिक्वायरमेंट दैट मस्ट बी केप्ट एट द डिपो फॉर राजधानी शताब्दी ट्रेन, इन ट्रेनों के लिए कितना स्पेयर कोच रखना है ट्रैफिक रिक्वायरमेंट की? सी है आंसर 5%, 100 पर सर 5। बोलो भाई। सर इसमें कुछ ये वाला जो है ऑपरेटिंग मैनुअल में थोड़ा चेंजिंग है शायद। कौन सा भाई? ये स्पेयर कोचेज कोचेस वाला हम्म ऑपरेटिंग मैनुअल का ही है ना सर ये? ऑपरेटिंग मैनुअल तो इसमें नहीं, आगे देखो लिखा है ना, इन्होंने क्या लिखा है, बोर्ड लेटर नंबर 2019, ये बोर्ड का लेटर नंबर आगे लिखा है उसके रेफरेंस में, ऑपरेटिंग मैनुअल नहीं लिखा है। ठीक है सर। ये तो आपके पास सही है। अब ये जो क्वेश्चन पेपर आपके पास है ना, तो जहाँ पे आंसर में डाउट लगे तो ऑपरेटिंग मैनुअल में मैच कराओ। ऑपरेटिंग मैनुअल में मैंने तो नहीं देखा स्पेयर कोचेज का, और सर्च है करो, सर। सर्च करो मिलेगा, तो कंट्राडिक्टरी है तो किसी को कंफर्म किया जाएगा। हम्म, ओके, चलो 51 परसेंटेज ऑफ, लेकिन ये तो मेरे को तो लगता है ऐसा याद कितना करेगा, है ना, इतने सारे हैं परसेंटेज इसमें। परसेंटेज ऑफ स्पेयर कोचेज फॉर ट्रैफिक रिक्वायरमेंट का दिया है, मैकेनिकल रिक्वायरमेंट दिया है, दो तरह के दिया है। परसेंटेज ऑफ स्पेयर कोचेज फॉर ट्रैफिक रिक्वायरमेंट दैट मस्ट बी केप्ट एट द डिपो फॉर एसी कोचेज एज है। एसी कोचेज जो नॉर्मल ट्रेन है तो बी आंसर है, 5% है, कहीं 5 है, कहीं 4 है, कहीं 6 है, कैसे कैसे याद करते हैं इसको। देन 52 परसेंटेज ऑफ स्पेयर कोच फॉर मैकेनिकल रिक्वायरमेंट दैट मस्ट बी केप्ट एट द डिपो फॉर राजधानी शताब्दी के लिए, डिफेक्ट के लिए बी है, 6% रखना है। देन 53 percentage of spare coaches for mechanical requirement that must be kept at the depot for non-AC coaches, non-AC coaches के लिए खराब होने के लिए कितना रखना है? 5%। ओके भाई, ये तो पूरा CNW रखने वाला कौन है? CNW TXR डिपार्टमेंट, मेंटेनेंस करने वाले वही लोग हैं। अब याद करना किसको, तो ऑपरेटिंग वाले को याद करना बोले तो इसीलिए मुश्किल लगता है। देन 54 charts that contain scheduled trains running on each section including path for goods train are called as dash। तो इसको बोलते हैं मास्टर चार्ट। मास्टर चार्ट को घुमा के पूछा है कि जो जो अपना जो रेगुलर ट्रेन है उसका रहता है मास्टर चार्ट में, और बीच में गुड्स ट्रेन को भी इंडिकेट कर देते हैं, तो उसको बोलते हैं मास्टर चार्ट। देन 55 Before introduction of new train, compliance with RPC4 will be certified dash of the originating railways duly consulting the terminating railways। So D है आंसर इसका, both A and B, CPTM and CRSC। तो RPC4 क्या है, वो कोई उसका फुल फॉर्म किसी को पता है? RPC4 कि जैसे कोई भी नई ट्रेन चलाते हैं, मान लो बॉम्बे से बेंगलोर नया ट्रेन चला रहे हैं, सो कंप्लायंस विथ RPC4 विल बी सर्टिफाइड। तो इसमें डैश डैश तो समझ में आ रहा है कि ओरिजिनेटिंग जो CPTM और CRSC, ओरिजिनेटिंग स्टेशन का जो भी वहाँ का CPTM होगा जो उनका वो, और CRSC जो होते हैं रोलिंग स्टॉक के, चीफ रोलिंग स्टॉक इंजीनियर, या CNW वाले,
सो दोनों को कंसल्ट करना है, दोनों को इंफॉर्मेशन मीटिंग जो भी करना है वो सब करेंगे, उसके बाद ही होगा। अब RPC4 का तो ढूंढना पड़ेगा क्या है फुल फॉर्म, किसी को आइडिया है तो बताओ ढूंढ के गूगल में। देन 56, for train starting from different station and amalgamation at an en route station, the BPC of individual trains shall be clubbed and revalidated at the dash point. इसका मीनिंग समझे, मैं बताता हूँ। बी है आंसर, इंटरमीडिएट एमलगमेशन। इसका मीनिंग क्या हुआ, जैसे मान लो कोई ट्रेन ए स्टेशन से स्टार्ट हो रही है और कोई ट्रेन दूसरे स्टेशन से बी से स्टार्ट हो रही है, मतलब ये है सेम डायरेक्शन से नहीं है, कहीं और से स्टार्ट होती है। जैसे होता है ना जंक्शन स्टेशन, जैसे इटारसी है, इटारसी बड़े बड़े जंक्शन है, अपने यहाँ गुंटकल है। सो गुंटकल में एक डायरेक्शन से कोई ट्रेन आई, दूसरे डायरेक्शन से कोई ट्रेन आई, वहाँ आके क्या करते हैं, दोनों को मिला के ले जाते हैं, एक ही रूट में दोनों को जाना है, तो उसको बोलते हैं एमलगमेशन। जैसे लिंक एक्सप्रेस वगैरह रहती है ना, उसको भी देखो कई जगह से आके जोड़ के फिर डिटैच करते अटैच करते, तो ऐसा कंबाइंड कर दिए। तो बीपीसी ऑफ इंडिविजुअल ट्रेन एल बी क्लब्ड, तो दोनों बीपीसी ठीक है क्लब हो जाएगी क्योंकि एक ही ट्रेन में मिलके सब जा रहे हैं। एंड रिवैलिडेशन कहाँ होगा उसका, तो उसका आंसर है इंटरमीडिएट एमलगेशन पॉइंट, यानी गुंटकल में अगर उसको दोनों को क्लब कर रहे हैं तो वहीं पे टीएक्सआर आके उसको रिवैलिडेट करके सर्टिफाई करना चाहिए। ओके, ये है मीनिंग। देन 57, for trains originating from one station and disintegrating into two or more trains, ये उल्टा उसका, कि कहीं मान लो एक स्टेशन से कोई ट्रेन गुंटकल आ गई, अब गुंटकल से उस ट्रेन को कट करके 10 कोच ये डायरेक्शन में जाएगी, 10 कोच वो डायरेक्शन में जाएगी, अलग अलग करना है, तो उसको बोलते हैं डिसइंटीग्रेट, एमलगमेशन का उल्टा, अलग अलग दिशा में जाएगी, इंजन का अरेंजमेंट सब वहाँ पे रहेगा। इंटू टू आर मोर, दो ट्रेन या दो से ज़्यादा बनाने की जरूरत पड़ी है। एट एन इन रूट स्टेशन द ओरिजिनेटिंग शैल इशू डैश BPC for these parts of the train which shall be revalidated at the intermediate station। तो सी है आंसर। जहाँ पे सेपरेट कर रहे हैं वो कॉमन सेंस है, तो जहाँ पे सेपरेट कर रहे हैं तो वहाँ का जो TXR स्टाफ है वो सब ट्रेन को सेपरेट BPC इशू करेगा वैसा। ओके, देन 58, whenever the lie over is more than dash at the platform or the rake is stable in the yard, the rake should be locked and positive security should be provided। तो कितने घंटे के लिए रेक कहीं खड़ा है, जैसे होता ना कहीं नहीं जाना है उसको, तो ए है आंसर 2 आवर्स। कि यदि कोई भी रेक आया ट्रेन, अब मान लो गुंटकल में कहीं किसी भी जंक्शन स्टेशन पे लास्ट हो गया, पहुंच गई ट्रेन, अब 2 घंटे तक उसको प्लेटफार्म पे या कहीं भी साइडिंग में उसको रखना है, तो प्रॉपरली उसको लॉक कर देना चाहिए। जैसा देखा होगा CNW वाले आके लॉक करते हैं पूरा, और पॉजिटिव सिक्योरिटी उसको अच्छे से सिक्योर करना चाहिए। ओके, ये है मीनिंग। तो रूल है 2 आवर्स, 2 आवर्स से कम है तो थोड़ा कम सावधानी रहेगी। देन 59, BPC फॉर पार्सल एक्सप्रेस, जो पार्सल एक्सप्रेस ट्रेनें चलती है उसकी वैलिडिटी कितना है, 10 डेज और 4500 किलोमीटर, यानी दिन में 10 दिन है और किलोमीटर में 4500, विच एवर इज अर्लियर, तो सी आंसर है। देन 60, BPC फॉर मिलिट्री और इलेक्शन स्पेशल ट्रेन इन केस ऑफ LHB, इसमें भी दो तरह का है, मिलिट्री या इलेक्शन स्पेशल है, लेकिन LHB कोच है तो क्या रूल है, सी है आंसर, 4000 किलोमीटर और 7 डेज। पार्सल वाले का थोड़ा ज़्यादा रहता है, इसका कम है थोड़ा, 4000 और 7 डेज। अच्छा, देन 61 में देखो नॉर्मल कोच का है, BPC फॉर 61, BPC फॉर मिलिट्री और इलेक्शन स्पेशल इन केस ऑफ ICF कोचेज, मीन्स LHB नहीं है, पुराना वाला कोच है, सो वैलिड फॉर, इसका आंसर ए है, 3500 और 7 डेज, तो थोड़ा किलोमीटर कम है इसका। Then 62, BPC for passenger train without toilet,
पैसेंजर ट्रेन विदाउट टॉयलेट, इस तरह के जो एमएमटीएस है, ईएमयू डीएमयू है, तो उसमें टॉयलेट्स नहीं रहते। इन केस ऑफ आईसीएफ कोचेज, अगर आईसीएफ पुराने वाले कोच है बिना टॉयलेट वाले, तो उसका बीपीसी कितना रहता है? तो डी आंसर है 3500 और 7 डेज। ये कोचिंग ट्रेन में टॉयलेट है और नहीं है का फ़र्क क्या पड़ता है कि क्योंकि उसका जहाँ पे बीपीसी इशू करते हैं तो वहीं पे टॉयलेट का भी मेंटेनेंस होता है, इसीलिए उससे वो जुड़ा हुआ है। देन 63, बीपीसी फॉर पैसेंजर ट्रेन विथ टॉयलेट है और आईसीएफ कोच पुराने वाले ही है, तो उसका लाइफ कितना है? ए है 3500 किलोमीटर और 96 आवर, और उसका कितना था? 35 किलो और 7 डेज था। और इसका देखो आवर्स कम हो गए, किलोमीटर सेम है, यानी विदाउट टॉयलेट को 7 डेज वैलिडिटी है और इसका ओनली 96 आवर्स है, मतलब कि 4 डेज टाइप समझ लो, 4 डेज की वैलिडिटी है। सो ये फर्क पड़ता है विथ टॉयलेट विदाउट टॉयलेट। देन 64, वैलिडिटी फॉर मेल एक्सप्रेस इन केस ऑफ आईसीएफ, आईसीएफ मेल एक्सप्रेस ट्रेन है तो 3500 और 96 आवर है। एंड देन एलएचबी का थोड़ा ज़्यादा रहना चाहिए, 65 वैलिडिटी फॉर मेल एक्सप्रेस इन केस ऑफ एलएचबी कोचेस, तो सी है आंसर 4000 किलोमीटर और 96 आवर। सो आवर सेम है, किलोमीटर ज़्यादा है एलएचबी कोचेज का। ओके, देन 66, डिफरेंट टाइप ऑफ मेंटेनेंस ऑफ पैसेंजर कैरिंग ट्रेन्स आर, सो डी है आंसर ऑल द अबव। एक प्राइमरी मेंटेनेंस होता है, प्राइमरी मेंटेनेंस का मतलब कि जहाँ से ट्रेन ओरिजिनेट होती है, जैसे मान लो ऐसे उदाहरण के लिए कि एक ट्रेन सिकंदराबाद से दानापुर जाती है जो, तो सिकंदराबाद दानापुर में उसमें नॉमिनेशन रहता है। अब एक दानापुर से सिकंदराबाद भी वही चलती है, तो ओरिजिनेट तो दोनों जगह से हो रही है, तो इसको ये लोग आपस में सीएनडब्ल्यू वाले, रेलवे बोर्ड बंटवारा कर देता है, इसका प्राइमरी मेंटेनेंस दानापुर देखेगा कि सिकंदराबाद देखेगा, ऐसे फिक्स करते हैं नॉमिनेशन। कोई ज़रूरी नहीं कि सिकंदराबाद से जितनी गाड़ी चलेगी सबका प्राइमरी यही करेंगे, वैसा इसे बंटवारा करते हैं लोग। और एक ओरिजिनेटिंग में प्राइमरी हो रहा है तो दूसरे टर्मिनल पे दे देंगे सेकेंडरी मेंटेनेंस। और एक सी होता है टर्मिनल अटेंशन, कहने का मतलब लॉन्ग रूट की जो ट्रेन है तो उसके लिए टर्मिनल अटेंशन का भी ज़रूरत है, तो वो भी किसी को नॉमिनेट करेंगे कि किस जगह पर होगा। सो 3 टाइप का इनका मेंटेनेंस होता है, प्राइमरी तो जो बीपीसी वगैरह है नॉर्मली प्राइमरी में इशू होगा, और सेकेंडरी जहाँ पे वो लास्ट में होगा, टर्मिनल बीच में कहीं ज़रूरत है तो वहाँ पर भी मेंटेनेंस होगा। ओके, तो डी आंसर है ऑल द अबव। 67, द पीरियड ऑफ इंटरवल ऑफ आईओएच, जो इंटरमीडिएट ओवरहालिंग बोलते हैं, इंटरमीडिएट का मतलब ही होता है मध्यवर्ती ओवरहालिंग। जैसे मान लो 18 महीने का है कोचिंग ट्रेन का पीओएच ड्यू होता है, तो 2 पीओएच 18 महीने का तो पीओएच है, तो दोनों पीओएच के बीच में जो ओवरहालिंग होगी उसको बोलते हैं आईओएच, इंटरमीडिएट ओवरहालिंग। तो पैसेंजर कोच के लिए आईओएच, सभी ट्रेन जो इवन वैगन्स जो भी हैं उसके लिए भी आईओएच का मीनिंग वही है कि बिटवीन 2 पीओएच, 2 पीरियाडिक ओवरहालिंग के बीच में जो मेंटेनेंस किया जाएगा उसको आईओएच बोलते हैं। ओके, देन 68, द वैलिडिटी किलोमीटर फॉर एलएचबी कोच आफ्टर चेकिंग इन पिट लाइन। सो एलएचबी कोच को जब पिट लाइन में चेकिंग हो जाता है तो कितने किलोमीटर जा सकता है वो? तो बी है आंसर 4000। जैसा ऊपर देखे ना कि मेल एक्सप्रेस एलएचबी कोच है तो 4000 किलोमीटर जाता है, तो वही क्वेश्चन है, घुमा के पूछा है। देन 69, सुपर फास्ट ट्रेन मीन्स, तो डी है आंसर इसका, एवरेज स्पीड इज 55 kmph, यानी सुपर फास्ट का क्लासिफिकेशन कैसा करते हैं उसका रूल ये दे दिया है कि जिसका एवरेज स्पीड 55 kmph के ऊपर हो, तो कहने का मतलब सेक्शन में वो चलेगी 110 चलेगी, 90 चलेगी, 120 चलेगी, वो सब ठीक है, लेकिन ओरिजिनेटिंग से डेस्टिनेशन पहुंचने पे टोटल कितने किलोमीटर किया और कितने घंटे लिया तब डिवाइड करने पे तब एवरेज स्पीड आएगी उसकी, तो वो 55 के ऊपर होना चाहिए।
देन 70, द मैक्सिमम टाइम स्लॉट allotted फॉर प्राइमरी मेंटेनेंस ऑफ कोचिंग रेक। प्राइमरी मेंटेनेंस के लिए कितना समय ज़्यादा से ज़्यादा दिया जाता है? तो बी है आंसर 6 आवर। 6 घंटे के अंदर उनको क्लियर करना है। देन 71, बीपीसी ऑफ ये डी एम यू मेमू जो EMU DMU ट्रेन है और 700 हॉर्स पावर भी बोलते हैं उसको, उसका कितना है? सी है आंसर 7 डेज। मेमो डेमो का 7 डेज के साथ किलोमीटर नहीं दिया है ना, ओनली 7 डेज दिया है। ओके, क्योंकि किलोमीटर क्या है, लोकल में चलती है, इसलिए उसको किलोमीटर का कुछ रूल यहाँ नहीं लिखा है। देन 72, द बीपीसी ऑफ मेमो डेमो अदर देन 700 हॉर्स पावर, इसके अलावा जो दूसरे कैटेगरी के है उसका वैलिडिटी कितना है? तो डी है 10 डेज। 700 हॉर्स पावर का 7 डेज है और इसके अतिरिक्त दूसरों का 10 डेज है। देन 73, अब आ रहा है तुम्हारा गुड्स थ्योरी के बारे में थोड़े क्वेश्चन है। कमर्शियल का है ये तो ना, लेकिन ऑपरेटिंग वाले को भी थोड़ा नॉलेज होना चाहिए। डैमरेज चार्जेस आर कलेक्टेड फॉर डिटेंशन बियॉन्ड परमिसिबल टाइम ऑफ डैश। ए है आंसर रोलिंग स्टॉक। सो जो अपना ये जो रेक है, अगर वही अनलोडिंग या लोडिंग के लिए जो भी प्रिस्क्राइब्ड टाइम है उससे ज़्यादा रोका है तो पार्टी को डैमरेज चार्ज देना पड़ेगा। और वार फेज क्या है? वार फेज चार्जेस आर कलेक्टेड फॉर डिटेंशन बियॉन्ड परमिसिबल टाइम ऑफ डैश। सो बी है आंसर गुड्स आर कंसाइनमेंट। और उनका सामान अगर पड़ा है, जितना टाइम परमिटेड है फ्री टाइम उसके ज़्यादा देर तक पड़ा है, हमारे प्रेमाइजेज को इंगेज कर रखा है, तो उसके लिए जो वसूलते हैं उसको बोलते हैं वार फेज, यानी वो सामान के ऊपर लगता है। और डैमरेज जो है स्टॉक, यानी हमारा जो वैगन कोच है उसके ऊपर लगता है। ये अंतर है, ठीक है। देन 75, इरकान। इरकान का मीनिंग मालूम ही होगा सबको, इंडियन रेलवे कंस्ट्रक्शन, क्या है? इंडियन रेलवे कंस्ट्रक्शन इंटरनेशनल लिमिटेड। ये लोग दूसरे देशों में भी काम करते हैं इरकान वाले, तो इंटरनेशनल जुड़ा हुआ है इसमें, इंटरनेशनल लिमिटेड। ओके, देन 75 के बाद 76, IRFC इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन। CDTS, ये जो टॉयलेट सिस्टम रहता है ना उसको CDTS बोलते हैं। बी है आंसर कंट्रोल डिस्चार्ज टॉयलेट सिस्टम। स्टेशन पे ना गिरा के उसको कहीं बाहर ले जाके गिराते हैं, लोको पायलट के अंडर में कंट्रोल रहता है CDTS का, तो इससे क्या है, स्टेशन पे गंदगी नहीं फैलेगी, वो फायदा है। CDTS कंट्रोल डिस्चार्ज टॉयलेट सिस्टम। देन 78, कैमटेक। कैमटेक का आंसर है डी, सेंटर फॉर एडवांस मेंटेनेंस टेक्नोलॉजी। कैमटेक, टेक मीन्स टेक्नोलॉजी। देन 79, IVRS। IVRS तो मालूम होगा, इंटरेक्टिव वॉइस रिस्पांस सिस्टम। आजकल जो कस्टमर केयर को कॉल करते तो IVRS से रिप्लाई आती है ना, उसी को बोलते हैं इंटरमीडिएट वॉइस रिस्पांस सिस्टम। 79, इंटरेक्टिव इंटरेक्टिव वॉइस रिस्पांस सिस्टम। देन 80, EOTT। चलो भाई और आगे, EOTT का मीनिंग क्या है? डी, एंड ऑफ ट्रेन टेलीमेट्री। ये क्या है टेलीमेट्री भाई, पता है किसी को कि रिसर्च करना पड़ेगा? एंड ऑफ ट्रेन टेलीमेट्री मैं पढ़ा था कहीं पे, अभी याद नहीं आ रहा है मेरे को। एंड ऑफ ट्रेन टेलीमेट्री, EOTT, इसका थोड़ा गूगल जब करोगे तो टेलीमेट्री का मीनिंग बताएगा। देन 81, MCDO। सी है आंसर मंथली कॉन्फिडेंशियल डेमी ऑफिशियल। ये डेमी ऑफिशियल का मीनिंग होता है अर्ध सरकारी, जो बोलते हैं ना, ये वो पूरा सरकारी नहीं, डेमी का मतलब होता है आधा। मंथली है यानी हर महीने में वो कोई लेटर जाता है, कॉन्फिडेंशियल है, गोपनीय है, और डेमी ऑफिशियल जिसको DO लेटर बोलते हैं, कि पूरा सरकारी नहीं है, आधा सरकारी है वो,
थोड़ा व्यक्तिगत है, थोड़ा सरकारी, दोनों मिला के। ये बड़े लोग लिखते हैं इस तरह लेटर, जैसे जीएम लिखता है, डीआरएम लिखता है, ये लोग लिखते हैं डेमी ऑफिशियल लेटर। देन 82 पीजीआरएम, पब्लिक ग्रीवांस रिड्रेसल मशीनरी। ये जो ऑनलाइन कोई किसी का सेंट्रल गवर्नमेंट या किसी ऑर्गेनाइजेशन, बैंक वैंक का कुछ प्रॉब्लम है तो पीजीआरएम में कंप्लेंट करते हैं लोग। देन पीएनआर तो पता ही है, पैसेंजर नेम रिकॉर्ड है। ये याद रख, ये तो बहुत पूछते हैं एग्जाम में, पैसेंजर नेम रिकॉर्ड है वो पीएनआर। देन पोएट, जो कियास्क लगा रहता है ना स्टेशन पे, पैसेंजर ऑपरेटेड इंक्वायरी टर्मिनल बोलते हैं उसको, उसमें अपना वेटिंग लिस्ट का स्टेटस या सीट अवेलेबिलिटी वो सब पता कर सकते हैं, उसको पोएट बोलते हैं, पैसेंजर ऑपरेटेड इंक्वायरी टर्मिनल। देन 85 SSDAC, डी है आंसर, सिंगल सेक्शन डिजिटल एक्सेल काउंटर। जो अपना एक्सेल काउंटर यूज होता है उसका टाइप है सिंगल सेक्शन डिजिटल एक्सेल काउंटर। देन 86 POMKA, इसका ए है पोर्टेबल मेडिकल किट फॉर एक्सीडेंट्स, पोर्टेबल मेडिकल किट फॉर एक्सीडेंट्स। ये मतलब हाथ में आराम से लेके जा सकते हैं, मेडिकल किट है वो, तो यूजफुल आइटम है वो। देन 87 फीबा, फीबा जो अपना एलएचबी कोचेज है ना, तो सस्पेंशन के लिए यूज होता है, वहाँ देखो ब्रेक के पास रहता है जो। फीबा का फुल फॉर्म क्या है, फेल्योर इंडिकेशन एंड ब्रेक एप्लीकेशन। सो फेल्योर इंडिकेशन, उसमें वो इंडिकेशन चेंज हो जाता है। और फीबा जो है सस्पेंशन का भी काम करता है, वो गड़बड़ है तो उसको रीसेटिंग भी सिखाते हैं, गार्ड को ट्रेनिंग देते हैं, लोको पायलट को भी थोड़ा रहता है लेकिन गार्ड को ज़्यादा सिखाते हैं। तो गार्ड को फीबा और ये ब्रेक बाइंडिंग रीसेट करना आना चाहिए। एलएचबी कोचेज में बीच में जो हम लोग ट्रेनिंग दे रहे थे 6-7 साल 8 साल पहले, तो सीपीटी जो पद्मजा मैडम अभी सीओएम है ना, उस समय सीपीटीएम थी, तो उनके पास बहुत कंप्लेंट आया था कि गार्ड लोग क्या हो रहा है कि फीबा या ब्रेक बाइंडिंग एलएचबी कोच में होने के बाद ये लोग रीसेट नहीं कर पा रहे हैं और पैसेंजर एक्सप्रेस ट्रेन बहुत डिटेन हो रही है। फिर कंपलसरी सारे गार्ड को ये प्रैक्टिकली जाके सिकंदराबाद कोचिंग डिपो में ट्रेनिंग देना है, तो वो सबको सिखा करके, ताकि तब इम्प्रूवमेंट आया थोड़ा। 88 सत्संग, सत्संग का तो पढ़े थे हम लोग, वो जो सॉफ्टवेयर वाला है डी, सॉफ्टवेयर एडेड ट्रेन शेड्यूलिंग एंड नेटवर्क गवर्नेंस, तो थोड़ा प्रैक्टिस करना है एब्रीविएशन का। देन आईआरपीएसएम, आईआरपीएसएम क्या है, बी है आंसर, इंडियन रेलवे प्रोजेक्ट एंड सैंक्शनिंग मैनेजमेंट, बी है आंसर 89 का। देन 90 वाइल्ड, उस दिन हम लोग बोल रहे थे ना कि जो रेलवे ट्रैक या अपना ये व्हील में कुछ प्रॉब्लम है, तो व्हील रेलवे ट्रैक में फिट रहता है वाइल्ड, और व्हील में कुछ प्रॉब्लम है तो डिटेक्ट करता है, तो कंट्रोल ऑफिस को मालूम हो जाता है, जो CNW कंट्रोल बैठते हैं कंट्रोल ऑफिस में। तो डी है सर, व्हील इम्पैक्ट लोड डिटेक्शन, कुछ ओवरलोडिंग है, कुछ उसमें फ्लैट टायर का डर है, कुछ ऐसा है, तो उसको वाइल्ड से मालूम होता है उनको। व्हील इम्पैक्ट लोड डिटेक्शन, ओके। देन 91 TCAS, TCAS का मीनिंग क्या है, ट्रेन कोलिजन एवॉइडेंस सिस्टम। अब आजकल वो कवच हो गया धीरे धीरे, वो स्टार्टिंग में इसको TCS बोलते थे, ट्रेन कवच एवॉइडेंस सिस्टम। और उस दिन कवच का हम लोग देख रहे थे, उसमें क्या IRATP रहता है, इंडियन रेलवे ATP का क्या था, ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन, ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन। ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन, तो नया वो है IRATP। अब ये TCS तो हो गया पुराना, अब पूछेंगे तो IRATP पूछेंगे। सो देन 92 WGFACCW, ये क्या है, सी, फर्स्ट क्लास कम AC2। ये जो कोचेज है ना, फर्स्ट क्लास, AC2 और AC3, इनके भी कोड रहते हैं ना, जो वो भी पूछते हैं कभी कभी। फर्स्ट क्लास कम AC2 टायर है, यानी उसमें कोच में कभी देखा होगा कुछ ट्रेनों में आधा फर्स्ट क्लास रहता है AC फर्स्ट क्लास, आधा AC2 टायर रहता है, तो उसका ये कोड है। देन
93 WGCV। WGCV का मतलब है डी, पेंट्री कार का कोड है WGCV, पेंट्री कार। 93 के बाद 94 WGACCZ, ये है बी आंसर, एसी चेयर कार का कोड है। ये बात है कुल एग्जाम में मेमोरी पावर के, कितना पढ़ तो बहुत लेंगे लेकिन याद कितना रहेगा वो इम्पॉर्टेंट है। 95 वीपीयू, वेस्टिबल पार्सल यूनिट बोलते हैं, मेरे ख्याल से सी है आंसर। हाँ अलग है यहाँ दे। हाई कैपेसिटी मोटर कम पार्सल वैन, वीपीयू का मीनिंग है हाई कैपेसिटी मोटर कम पार्सल वैन। हम लोग तो वी का मीनिंग पढ़े थे तो पहले वेस्टिबल पढ़े थे, वेस्टिबल पार्सल यूनिट, पर अभी इनके हिसाब से हाई कैपेसिटी मोटर कम पार्सल वैन याद करना। देन 96 डी, LWLRRM, जनरेटर कम ब्रेक वैन। और एक तुम्हारा वर्किंग टाइम टेबल में देख रहा था मैं, एचओजी और एक ईओजी था। एचओजी और ईओजी पढ़े डब्ल्यूटीटी में, दीपक कुमार शर्मा जी, नहीं पढ़े? सर ये एचओजी और ईओजी पढ़े कि नहीं डब्ल्यूटीटी में? आज मैं थोड़ा देख रहा था उसको, थोड़ा पढ़ा, ज़्यादा नहीं। पढ़े होंगे लेकिन याद नहीं आ रहा है, वो कुछ क्या बोलेंगे तो है, याद आ जाएगा। हाँ वो क्या है, जो ईओजी का मतलब है, सब लोग सुन लेंगे, थोड़ा आइडिया रहेगी तो पढ़ने में समझ में आता है। ईओजी का फुल फॉर्म तो मेरे को अभी याद नहीं आ रहा है, एक मिनट, यहाँ पे देखा था मैंने। फुल, इलेक्ट्रिक जनरेशन है क्या सर? हाँ इलेक्ट्रिक जनरेशन है, ओके, इलेक्ट्रिक जनरेशन ही है। और ये एचओजी का होता है हेड ऑन जनरेशन। तो दोनों में अंतर क्या है वो समझ लो। ये जो अपना एसी ट्रेन चलती थी ना अभी तक, तो एसी ट्रेन में देखा होगा वो पीछे पीछे एक जनरेटर लगा रहता है ना, डीजल वाला, वो जनरेटर से धुआं हुआ निकलता रहता है। वो पूरा जो एयर कंडीशनिंग है पूरे ट्रेन का मेंटेन करने के लिए जनरेटर आगे रहता है, एक पीछे रहता है। इसीलिए हम लोग जो ऑफिसर सैलून पढ़ते हैं ना, तो उसमें लिखा रहता है ना कि ऑफिसर सैलून नॉट परमिटेड बाय एसीएसएलआर ट्रेन, राजधानी शताब्दी दुरंतो और एसीएसएलआर ट्रेन में ये ऑफिसर सैलून नहीं अटैच करना चाहिए। उसका मेन रीजन वही होगा, रोल में लिखा नहीं वैसा, पर जनरेटर का धुआं इतना आता है कि प्रॉब्लम होती है। अच्छा, तो वो है ईओजी, उसको बोलते पुराना वाला सिस्टम ईओजी बोलते हैं। एचओजी अभी नए सिस्टम में, ये भी एचओजी भी पुराना हो गया, 5 साल 7 साल से रिसर्च चल रहा था इस पर, यानी एक्सपेरिमेंट, कि जो इलेक्ट्रिकल लोको है, अब वो 25,000 केवी से तो जुड़ा ही है ऊपर ओएचई लाइन से, तो फिर अलग से जनरेटर यूज करने से क्या फ़ायदा, उसी को डेवलप किया इन्होंने। अब जो एयर कंडीशनिंग है पूरे कोच की, लाइटिंग सिस्टम है, जितना भी इलेक्ट्रिकल यूज है, फिर वो इलेक्ट्रिक लोको जो ड्रा करता है करंट, उस करंट को यूज करेंगे, तो उसको बोलते हैं एचओजी। तो उससे फ़ायदा क्या होगा, जो दो जनरेटर चला रहे थे, डीजल खर्च हो रहा था, एक तो डीजल बचेगा, प्रदूषण बचेगा, ये सब काम होगा। और शायद अभी स्टैंड बाई के रूप में जनरेटर रखेंगे, वो स्टैंड बाई जनरेटर रहेगा कि बाई चांस एचओजी में कुछ खराबी आई तो उसको यूज करके एसी को चला लेंगे, राइट। तो वो है एचओजी और ईओजी का संदर्भ। ईओजी पुराना सिस्टम है, एचओजी नया है, धीरे धीरे चेंज करेंगे, अडाप्ट कर रहे हैं उसको, ओके। तो हम लोग ये जनरेटर कम ब्रेक बैन देखे ना 96 में, LWLRRM, तो मेरे को याद आया हो। देन 97 LWCZ, तो इसका आंसर है सी, नॉन एसी सेकंड चेयर कार। नॉन एसी है तो LWCZ। 98 WACCNH, तो बी आंसर है एसी स्लीपर 3 टायर, जो अपना एसी 3 टायर में चलते हैं, उसका कोड है WACCNH। देन 99 पावर कार विथ डिसेबल्ड कंपार्टमेंट इज डिनोटेड बाय कोड। डिसेबल्ड कंपार्टमेंट, डिसेबल्ड लोगों के लिए लगाता होगा इसका मतलब, तो डी है आंसर, WRRMDAC। पावर कार विथ डिसेबल्ड कंपार्टमेंट, यानी पावर कार भी रहेगी उसमें, कुछ हमको लगता है एक पोर्शन में कुछ जनरेटर रहता होगा और एक पोर्शन में डिसेबल्ड लोगों के लिए कंपार्टमेंट बनाया होगा, कंबाइंड है, तो उसको WRRMDAC। देन 100
सेकेंड क्लास चेयर कार सीटिंग इज डिनोटेड, सेकेंड क्लास जो चेयर सीटिंग है उसका कोड क्या है? सी है, WGSCZ। तो ये तो याद करना भाई, मेमोरी पावर देखो, अभी आप लोग क्या है, यंग है ना, आपका मेमोरी में थोड़ा पावर ज़्यादा है। हम लोगों का जो मेमोरी है ना, हो गया क्या है, ओल्ड। अब हमको उतना याद नहीं होता है। बात सही है ना? नया और पुराना पे सामान में फर्क पड़ता है कि नहीं भाई? सर ओल्ड इज गोल्ड सर। हाँ, ओल्ड इज गोल्ड बट न्यू इज डायमंड ना, बात डायमंड का रेट ज़्यादा है भाई गोल्ड से। अच्छा, कोई भी अभी घर में एसी खरीदते हो या कुछ भी फैन खरीदते हो, अब जो नया एसी जो कूलिंग देगा और उसका स्मूथ रनिंग होगा, पुराना जो 10 साल का एसी हो गया वो खचड़ा टाइप हम लोगों जैसा हो जाता, तो उतना अच्छा कूलिंग देगा क्या? क्यों भाई संदीप, सही है ना? यस सर, एसएफ से लक भी हो रहा है। नया सामान और पुराने सामान में फर्क रहेगा कि नहीं रहेगा, बताओ? हाँ सर, अब तो हो रहा है ना सर। तो आईएसएफ से लक भी हो रहा है। आपके पास जहाँ गाड़ी 100 तक पे चलता था वहाँ 140 चल रहा है तो 140 चल रहा है। अब आप लोग LHB कोच हैं, हम लोग ICF वाले हैं, रिटायर्ड लोग हैं। चलो ठीक है, आज हम 100 पे बंद कर रहे हैं। अगर इंटरेस्टिंग है तो कल भी पढ़ लेंगे इसको, है ना? ओके। सर जी कुछ पूछना था। हाँ पूछो भाई, आपसे तो कठिन सवाल ही पूछोगे दीपक, पूछो पूछो। नहीं नहीं, कठिन नहीं पूछेंगे। पूछो पूछो। सर जी आज एक लेटर आया है। अरे बाप रे, हाँ बोलो। वो लेटर में पी क्यू से सिलेक्शन लिया जाता है। पी क्यू क्या होता है सर जी? एक LDC है और एक PQ लिखा है उसमें। PQ का पूल्ड कोटा तो सुना है मैंने, PQ का मतलब पूल्ड नहीं कोटा सर जी, पर। ये सिलेक्शन का एग्जामिनेशन के बारे में दिया है सर। वो लेटर भेजो ना, तुम्हारे मोबाइल में है? नहीं नहीं, इसी सर सुबोध भैया डाले हुए हैं इसके ऊपर। लेटर डाले हैं ग्रुप में? हाँ सर जी। अच्छा एक बार अभी खोलिए ना सर जी, देखिए। 1 मिनट। सुबोध क्लास में तो नहीं आए और लेटर तो डाले हैं, हाँ सर, लेटर डाले हैं, वो देख लीजिए। और आपने भी डाला था तो आपने डिलीट कर दिया लगता है ना? हम डिलीट कर दिए कि आपको डिस्टर्ब हो जाएगा, इसलिए वो डिलीट कर दिए, नहीं तो। सेम लेटर ना? नहीं सर जी, वो क्या बोलते हैं उसमें, वो पूछा था ना ऑपरेटिंग मैनुअल का। फाइव हम्म। फोर 545 है और 656 है। उसका सर मैकेनिकल का 656 है। और अच्छा अच्छा, वो जो उसका याद फाइव फोर कि फाइव है। थोड़ा अंतर है क्या दोनों में? थोड़ा अंतर है सर। हम्म। तो कैसे करेंगे फिर, किसको मानेंगे सही, इनके गाइड को मानेंगे सही कि उसको मानेंगे, ऑपरेटिंग मैनुअल को? ऑपरेटिंग मैनुअल में भी उसमें क्या देते हैं ब्लॉक, उसमें 5-6 टाइप्स लिखा हुआ है, जिसमें इसमें G&S सर में 4 टाइप लिखता है। क्या हम्म। करेंगे सर जी, हमको मालूम नहीं। ये इनका जो क्वेश्चन बैंक बनाया है ना, ये तो नया है एक्चुअली, और वो ऑपरेटिंग मैनुअल पुराना है, ये बात है, जो है अपडेट नहीं हुआ होगा ऑपरेटिंग मैनुअल, यही चांस है मेरे को लग रहा है। अच्छा, इसमें आपका लेटर पढ़ते हैं, इरेगुलरिटीज सिलेक्शन एंड रिफॉर्म देयर ऑन, ये तो तुम्हारे संबंधित लेटर है लग रहा है यार। जी जी, एग्जाम के संबंधित अरे लेटर है वाह, वो। देखो सबसे पहले आपको आ गया ना बोर्ड लेटर के। इंस्ट्रक्शंस वेयर इशूड दिस, डेटेड दिस, कैंसिलिंग ऑल द पेंडिंग सिलेक्शन रिक्वेस्ट हैव बीन रिसीव्ड। देखो पब्लिक रिक्वेस्ट लगा रही साइड, हाईलाइटिंग द प्रॉब्लम्स इन दिस रिगार्ड, इंफॉर्मेशन वाज कलेक्टेड रिगार्डिंग ऑनगोइंग सिलेक्शन। ओके, taking into consideration the position received from Zonal Railway and the request of the zones and staff side, it has been decided to partially uh, rescind the decision of cancellation of the following stages of selection: examination conducted but result awaited, examination conducted, result cleared, examination conducted, result declared but panel not approved। अच्छा, देन आपका पॉइंट कहाँ, 5वें नंबर पे है? नहीं सर, ये सब नीचे जाने के बाद 2-3 पेज जाने के बाद ACR गुंटकल डिवीजन के स्पेशल दिया हुआ है। सब में देखिए, सब में एक LDC थ्रू है और हम्म। PQ थ्रू है। अच्छा उसी में हमको डाउट है। अच्छा, और ये सब तो ईस्टर्न तीन। रेलवे ईस्ट को, अच्छा जो अपना जोन का दिया है क्या, जोन वाइज? नॉर्थ सेंट्रल, फिर हाँ सर, साउथ जोन सेंट्रल, वाइज दिया है।
साउथ सेंट्रल का नीचे आएगा ना। थोड़ा नीचे 2-3 पेज में नीचे आ जाएगा। साउथ वेस्टर्न के बाद है साउथ ईस्टर्न, देन वेस्टर्न रेलवे, बनारस लोकोमोटिव, CNW, वेस्ट सेंट्रल रेलवे। सबका साउथ सेंट्रल रेलवे कितना नीचे ढकेल दिया है। रेल व्हील फैक्ट्री भी आ गया। अरे कहाँ गया साउथ? ये जो साउथ ईस्ट ये सब शुरू हुआ उसी के साथ होना चाहिए अपना। PQ बना कोटा वेस्टर्न रेलवे, साउथ ईस्टर्न, CCTC लेवल 3 साउथ वेस्टर्न, सदर्न 11 नंबर पेज में है सर, 11 नंबर पेज में। 11 नंबर पे है क्या? अच्छा हाँ, सदर्न के हम्म। पहले, हाँ ये है। ये थोड़ा तेजी से बढ़ा दिया मैं। साउथ सेंट्रल रेलवे ना दिया है, इसमें गुंटकल डिवीजन दिया है, नांदेड़ का भी है, जेई सिग्नल, L6 LDC, PQ गुंटकल डिवीजन, SCR गुंटकल डिवीजन, TGT बायोलॉजी लिखा है इसमें, तो बायोलॉजी L6 PQ। बायोलॉजी से हम लोगों को क्या संबंध है यार? ये जो PQ जिसके सामने लिखा है ना, जी। वो उसमें देखो उसके बगल वाले में तो लिखा है TGT, ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर। TGT का मतलब होता है ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर, बायोलॉजी का वो टीचर का वैकेंसी का है, और उसी में PQ लिखा है, और एक JE में PQ लिखा है। XCTC सर, हाँ? XCTC हाँ CCTC में CCTC L3 में वही LDC, उसमें उसमें PQ नहीं लिखा है। SM में लिखा है, SM L6 में PQ लिखा है। ये CCTC में भी लिखा है ना सर? CCTC हाँ L3 में लिखा है नीचे, करेक्ट। ऊपर LDC लिखा है, नीचे PQ। ये PQ क्या है भाई? LDC तो मालूम है अपने को, LDC। जी, तो वो भी सिलेक्शन पर रुकी है। हमको लगता है डायरेक्ट कि कंप्यूटर पे कराएगा कि क्या करेगा, इसका मतलब ही नहीं नहीं नहीं, मालूम हो रहा है ना कि ना कैसे एग्जाम। ना इसका मीनिंग कंप्यूटर का नहीं है। PQ का मतलब वो नहीं है। आप लोग का किस में आएगा? SM वाले में दे रहे हैं ना अभी, कि गार्ड वाले में? नहीं सर, गार्ड वाला है गार्ड ना, तो गार्ड गार्ड का वाला भी। गार्ड का नाम तो कहीं लिखा ही नहीं इसमें तो। लेवल 5 तो लिखा जी, नहीं है। नहीं लिखा है। लेवल लेवल 5 भी नहीं है, बट CCTC का जो हम लोग एग्जाम कंडक्ट हुआ था हमारा ना, अच्छा, आप तो उसमें तो CCTC में दे दिया है इन्वॉल्व हैं। PQ। तो इसको एक काम करना, मैं ये आइडिया दे सकता हूँ, किससे आपका वो शर्मा जी से बात होती है जो TI हैं? उनको हिंदी कहाँ मालूम? सर वो बहुत बड़े आदमी हैं। पढ़े तो हैं। उनको हिंदी मालूम है कहाँ सर? एक दिन कौन बता रहा, आप लोग बोल रहे थे ना कि एग्जाम का पूछे थे, तो बोले थे कि कैंसिलेशन लेटर तो नहीं वही आया, तो दीपक होगा। शर्मा भाई। किसने नहीं बात नहीं, की? मैं ही बोल रहा था सर। बात हुई थी फोन में? कैसे मैं ही बात की? बोल रहा था। फोन में बात किए थे? नहीं नहीं, वो हमको हमको नहीं, हमको एक गार्ड बता रहे थे। अच्छा, कोई और होता है तो नहीं, ऐसे लगाओ हाँ। फोन, अगर फोन उठा लेंगे तो पूछना है। बोलो सर सर ये जो उनको हिंदी हैं? हिंदी नहीं आता सर। अरे समझ जाएंगे यार, हिंदी उनको समझ में आता है, रिप्लाई इंग्लिश में करेंगे बस। नहीं तो एक सेंटेंस इंग्लिश का बोलना है, बोलना सर इन दिस लेटर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ PQ, बस इतना ही तो पूछना है। लेकिन PQ का मतलब कंप्यूटर नहीं है, पूल्ड कोटा ही है। अब ये क्योंकि देखो, जहाँ पे LDC PQ लिखा है, ऊपर हेडिंग देखो क्या लिखा है, कोटा लिखा है ना ऊपर। सर ऊपर हो सकता है इसका कोड दिया होगा क्या? अरे नहीं, वहाँ वो नहीं बोल रहा हूँ मैं, जहाँ साउथ सेंट्रल रेलवे लिखा है ना, समझ रहे हो हाँ सर। संदीप? तो साउथ हाँ सर, सेंट्रल रेलवे के नीचे लिखा है ना, सीरियल नंबर यूनिट लिखा है ना। ये सर। सीरियल नंबर यूनिट के आगे क्या लिखा है? कैटेगरी। कैटेगरी के आगे क्या लिखा है? QUOTA, कोटा। कोटा कोटा लिखा है कि नहीं? हाँ, तो ये कोटा, उसका नाम ही कोटा है। एक का नाम PQ LDC कोटा। कोटा है। हाँ, PQ का मतलब तो पूल्ड कोटा मेरे हिसाब से। अभी तो पूल्ड कोटा, CCTC फुल कोटा के अंतर्गत आएगा। हाँ पूल्ड कोटा, CCTC L3 LDC भी लिखा है आगे। और ये गुंटकल में, अच्छा वो वाला L3 वाला कौन सा डिवीजन का है? एक मिनट। सिकंदराबाद डिवीजन। सिकंदराबाद डिवीजन का CCTC में LDC लिखा है, और हाँ गुंटकल के आगे लिखा है PQ। आपका PQ। एग्जाम हो चुका है क्या इसका? यस सर। हाँ सर, हो गया है। अच्छा, हो चुका है, मतलब एक ही स्टेज होता है एग्जाम के दो स्टेज है? एक एक ही स्टेज एग्जाम है में। सर।
एक ही एग्जाम है तो उसका इसीलिए गुंटकल का हो, जिसका जिसका एग्जाम हो चुका है उसी के आगे पीक्यू लिखा है, समझ लो मेरा अंदाजा। इसका रिजल्ट ओनली पेंडिंग है सर। हाँ, इसीलिए वो है पीक्यू लिखने का, यही मतलब है। तो अच्छा, इसका मतलब कि वो वैसे रिजल्ट करेगा। एक काम कर सकते हैं कि जो पीक्यू और जो लिखा है, एक विजयवाड़ा डिवीजन का एसएम में अपीयर होने वाला कोई कोई कांटेक्ट वाला मिल जाए, जहाँ जहाँ पीक्यू लिखा है ना, और डिवीजन और एग्जाम में अपीयर होने वाला कोई मिल जाए तो उससे पूछोगे, अगर वो लोग भी यही बोलते हैं कि हाँ एग्जाम हो चुका है इसीलिए पीक्यू लिखा है, इसका मतलब मुझे तो वही लग रहा है। हाँ सर सर जी, यही होगा। हम्म। सिकंदराबाद डिवीजन में सीसीटीसी का एग्जाम हुआ था, वहाँ कैंसिल कर दिया। अच्छा, उसको सिकंदराबाद एलडीसी कैंसिल में। दिया। किया है, अच्छा, कैंसिल किया इसलिए तो एलडीसी लिखा है, वो हाँ एलडीसी से ठीक कंडक्ट बोल रहे कराएगा। हैं, वो देखो बात बैठ रही ना, तो इसीलिए जो बात बैठ जाए वही बात सही हो जाती है। इसलिए एलडीसी वहाँ कंडक्ट होगा। हाँ, आपका मतलब क्या है, एग्जाम हो चुका है तो इसका मतलब वो पूर्ण हो चुका है, वो उसी में से लोग लिए जाएंगे, और जहाँ पे एग्जाम नहीं हुआ है या कैंसिल हो गया तो एलडीसी रहेगा, उसमें एग्जाम होगा, इसका मतलब आप। अच्छा, तो जो सर जो एग्जाम हो गया है उसको पीक्यू लिखा है, जो होने वाला है उसको एलडीसी लिखा है ना। हाँ, मैं तो यही समझ रहा हूँ, करेक्ट हूँ। बट लेकिन सर गार्ड का नहीं लिखा है, उसका सब चल गया है, वो क्या बोलते हैं हाँ, उसका। गार्ड का एग्जाम नहीं हुआ है और अभी उसका लिस्ट में नाम नहीं दिया, ये लेटर तो रेलवे बोर्ड से आया है ना। तो गार्ड का भी आना चाहिए ना सर, लेकिन गार्ड का गार्ड नहीं का भी आया। आना चाहिए, करेक्ट बोल रहे हो। हमको लग रहा है गार्ड वाले में ही रेलवे बोर्ड को ज्यादा डाउट है क्या, कि गार्ड में ज्यादा गड़बड़ करते हैं लोग गार्ड बनाने में। एक बात कर रहा हूँ ऐसे ही। हाँ सर जी, जान दीजिए, हम लोग क्या, हम अपना काम करना है आप बस। चिंता मत करो कोई चीज जो, क्योंकि दूसरे जो जोन है सदर्न रेलवे, एसडब्ल्यूआर, वहाँ भी पीक्यू और एलडीसी लिखा हुआ है, तो पीक्यू वही होंगे जो एग्जाम हो चुके हैं, क्योंकि अब और हमको लगता है कि आप एक, जिस हिसाब से बोल रहे हैं उस हिसाब से तो हमको लगता है कि उसी में से लेगा, और कुछ नहीं होने वाला। हाँ करेक्ट करेक्ट, पीक्यू का वही मुझे भी लग रहा है, तो आप चिंता मत करो, जो भी होगा अच्छा ही होगा। राइट। अच्छा ठीक है, चलिए। सो हम लोग क्या करना चाहिए अभी, अब हम लोग गुड नाइट बोलेंगे। ओके सर। ओके, गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू। गुड नाइट सर। सर